और आपने ये कई बार सुना होगा आयुर्वेद के किसी बड़े पंडित के मुंह से या विशेषज्ञ के मुंह से कि हमारा जो पेट है इसमें हमेशा अम्ल बनता है, पेट में तेजाब बनता है, अम्ल बनता है। रसायन शास्त्र की भाषा में कहूं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। तो पेट में अम्ल है और मुंह में क्षार है, लार क्षारीय है और पेट में अम्ल है। अम्ल और क्षार जब दोनों मिलते हैं तो रसायन शास्त्र में कहा जाता है कि वो एक दूसरे को न्यूट्रल करते हैं, निष्प्रभावी करते हैं, एक दूसरे को समानता के सिद्धांत पर बैलेंस कर लेते हैं, संतुलित कर लेते हैं। अम्ल और क्षार मिल जाएं तो अम्ल अम्ल नहीं रहता, क्षार क्षार नहीं रहता, दोनों मिलकर एक मृदु पदार्थ बन जाता है जिसको लवण कहा जाता है विज्ञान की भाषा में। तो पेट में बन रहा है अम्ल और मुंह में बन रही है लार जो क्षार है। ये क्षार और अम्ल एक दूसरे से मिलते रहे तो पेट आपका हमेशा संतुलित रहेगा। अगर पेट में अम्ल बन रहा है और ये लार अंदर ना जाए तो इतना अम्ल बढ़ जाएगा पेट में कि आप परेशान हो जाएंगे, जलेगा पेट आपका और वो जलन आपको मृत्यु के मुंह तक पहुंचा सकती है। इसलिए प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की है कि जहां अम्ल बने वहां पे क्षार जाए ताकि क्षार अम्ल को शांत रखे। तो मुंह की लार बार बार पेट में अंदर जाए, इसकी व्यवस्था है हमारे शरीर में। तो मुंह की लार पेट में जाएगी, अम्ल के साथ मिलेगी, अम्ल को संतुलित रखेगी, न्यूट्रल बनाएगी। अम्लता नहीं बढ़ने पाए तो जिंदगी में कभी भी वात के रोग नहीं आ सकते। आयुर्वेद में कहा गया है जब पेट की अम्लता बढ़ती है तब वात के रोग शुरू होते हैं। और वात के रोगों की संख्या कल मैंने बताई 80 है, सबसे ज्यादा रोग है वात के। तो वात के रोग कभी भी ना बढ़े पेट में, इसके लिए सरल उपाय है कि अम्लता हमारे पेट की ना बढ़े। और अम्लता ना बढ़े हमारे पेट की, इसका सरल उपाय है कि लार बार बार पेट में अंदर जाती रहे। और लार बार बार पेट में अंदर जाए, इसका सबसे सरल उपाय है पानी को घूट घूट पीते रहे। जितने घूट पानी पिएंगे उतनी लार पानी के साथ मिलकर अंदर जाएगी। अब अगर आप पानी को एक साथ गटागट पीते हैं, मान लीजिए कई लोग तो पानी को ऐसे पीते हैं, मुंह ऊपर कर लिया, पूरा खोल लिया और सीधे पानी को डालते हैं, तो पानी गर्दन में गिरते हुए जाता है। ये लाभकारी नहीं है क्योंकि इसमें लार नहीं मिलेगी। लार तो जीभ के आसपास और इधर उधर गाल में ज्यादा रहती है। जब आप पानी पीते हैं और मुंह को इस तरह से चलाते हो तब पूरी लार मिलकर अंदर जाती है। तो इसलिए कहा गया ये कि आप जब भी पानी पिए एक घूंट पानी पिए, मुंह में उसको घुमाएं, फिर उसको नीचे उतारें, फिर दूसरा घूंट पानी पिए, फिर मुंह में घुमाएं, फिर उसको नीचे उतारें, फिर तीसरा घूंट पानी पिए, फिर घुमाएं, फिर उतारें। ये तरीका सबसे अच्छा है पानी पीने। तो पानी हमेशा ऐसे पीना शुरू करें जैसे कि आप गर्म दूध पीते हैं। पानी हमेशा ऐसे पीना शुरू करें जैसे कि आप गर्म चाय पीते हैं। पानी हमेशा ऐसे पिए जैसे कि एक एक सिप करके आप कोई दूसरी चीज पीते हैं। ये पानी आपको सबसे ज्यादा फायदा देगा। और एक साथ गटागट पिया हुआ पानी फायदा तो नहीं देगा, नुकसान जरूर कर देगा। आपको सुन के हैरानी होगी कि एक साथ गटागट पिया हुआ पानी सबसे ज्यादा दबाव डालता है किडनी पर। एक साथ गटागट पिया हुआ पानी लोटा भर के या गिलास भर के तुरंत हमने पूरा उतार दिया, ये सबसे ज्यादा दबाव डालता है आपकी किडनी, क्योंकि किडनी ही है जो पानी को छानकर आपके शरीर से बाहर निकालने के काम में लगी रहती है। आप जानते हैं 2 किडनियां भगवान ने हम सबको दी। तो एक साथ गटागट पिया हुआ पानी सबसे ज्यादा दबाव डालता है किडनी पर, और धीरे 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 सिप करके पिया हुआ पानी किडनी के लिए सबसे ज्यादा सहायक है, सबसे ज्यादा मददकारी। आप जीवन भर अगर ये चाहते हैं कि आपको किडनी की कोई समस्या ना हो तो आप बस एक छोटे से नियम का पालन करते रहें, और नियम ये है कि घूट घूट करके पानी पीते रहें। भारत के ये
आयुर्वेद शास्त्र से निकला हुआ ज्ञान, जिसको अष्टांग हृदय में संग्रहित किया गया, ये ज्ञान अभी दुनिया भर के देशों में भी फैला पिछले कई वर्षों, और अमेरिका जैसे देशों में इस पर काफी कुछ रिसर्च शुरू हुआ है। मैं पिछली बार जब आया था और श्रेयांश हॉल में मेरा व्याख्यान माला थी, तब यहाँ पर एक न्यूज़पेपर की कटिंग हमारे सहयोगी भवनेश भाई ने मुझे दी। शायद वो हिंदू न्यूज़पेपर की कटिंग थी, जिसमें अमेरिका के 2 वैज्ञानिकों का रेफरेंस था। उन्होंने 10 साल एक ही बात पर रिसर्च किया। अमेरिका के 2 वैज्ञानिकों ने, दोनों नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट आप समझते हैं, मूत्र रोग विशेषज्ञ। दोनों ने इस बात पर 10 साल रिसर्च किया कि पानी को धीरे धीरे करके पीना, सिप सिप करके पीना, और पानी को एक साथ घटाघट पीना, दोनों में क्या अंतर है। 10 साल उन्होंने जितने पेशेंट पर रिसर्च किया, उनका ये कहना है कि एक साथ घटाघट पानी पीने का कोई लाभ शरीर को होता नहीं, कोई लाभ नहीं होता, 1% भी लाभ नहीं होता। उन्होंने तो अपने रिसर्च में यहां तक कह दिया कि एक साथ जैसे ही आप पानी पीते हैं, वो पानी मूत्र पिंड पे और किडनी पे दबाव डाल के बाहर ही जाता है, बिना किसी परिवर्तन किए हुए। माने पानी का काम है शरीर में बहुत तरह के परिवर्तन लाना। तो एक साथ जब गिलास भर के, लोटा भर के पानी हम घटाघट पी जाते हैं, किडनी पे दबाव आता है उसका, मूत्रपिंड पे दबाव आता है उसका, और उसके बाद वो बाहर निकलता है बिना किसी उपयोग के। वो दोनों साइंटिस्ट 10 साल पेशेंट पे काम करके ये नतीजे पे पहुंचे कि जो घूट घूट पिया हुआ पानी है, वही शरीर के लिए अनुकूल है। अब हमारे देश में और दुनिया में ऐसी मान्यता है कि अमेरिका में कोई रिसर्च हो जाए तो पक्की बात है। भारत में वो बात 3500 साल पहले से है कि पानी को घूट घूट पीना। हमारे देश के महान व्यक्ति वाघभट्ट जी 3500 साल पहले बोल रहे हैं पानी को घूट घूट पीना। तो हमको लगता है अरे ठीक है, लेकिन अमेरिका में 2 साइंटिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट कह रहे हैं, तो अभी हमें लगता है कि बड़ी बात है। मैं आपको एक और जानकारी देता हूं। जापान की सरकार ने इसी पानी के नियम को अपनी चिकित्सा पद्धति में शामिल किया है। यही नियम, पानी घूट घूट पीना। इसके साथ 2-3 नियम और भी उन्होंने रखे हैं, सवेरे उठकर पानी पीना मैं बताऊंगा। लेकिन जापान की सरकार ने अपनी चिकित्सा पद्धति में ये नियम को शामिल कर दिया। अमेरिका के 2 साइंटिस्ट इस पर रिसर्च करके नतीजा निकाल चुके हैं। तो आपको अपने जीवन में थोड़ा एक परिवर्तन करना है कि पानी को घटाघट पीने की आदत छोड़कर घूट घूट पीने की आदत डालनी चाहिए। अब मैं आपको और एक जानकारी देता हूं जो आपने रोज देखी है अपने जीवन में। मनुष्य जाति को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, माइनस कर दें दिमाग से, पक्षियों को देखें वो पानी कैसे पीते हैं। किसी भी पक्षी को आप देखिए वो पानी कैसे पीता है। चिड़िया को देखिए, तोते को देखिए, कबूतर को देखिए, कौवे को देखिए, कोयल को देखिए, पानी कैसे पीता है। वो चोंच में एक बूंद पानी उठाएगा, कोई भी पक्षी, फिर धीरे धीरे चोंच को ऐसे चलाएगा, फिर पिएगा, फिर दूसरा बूंद पानी उठाएगा, फिर चोंच को धीरे धीरे चलाएगा, फिर पिएगा, फिर तीसरा बूंद पानी उठाएगा, फिर चोंच को धीरे धीरे चलाएगा, फिर पिएगा। सारे पक्षी इसी तरह से पानी पीते हैं। जानवरों को देखिए आप, कुत्ते को देखिए पानी पीते हैं। कुत्ता चाट चाट के पानी पीता है। चाट कर पानी पीने का एक ही कारण है कि ज्यादा लार पानी में मिलकर अंदर जाए। शेर को देखिए चाट कर पानी पिएगा, चीते को देखिए चाट कर पानी पिएगा। जितने पशु आप अपने आसपास देखेंगे सब चाट के पानी पीते हैं। गाय भैंस को देखिए, गाय बैल और भैंस वो पानी कैसे पीते हैं। गाय पानी को एक बार खींचेगी मुंह में और रोक के रखती है उसको मुंह में, फिर आप उसकी गर्दन पे ध्यान देंगे तो एक एक घूंट नीचे उतारती है उसके शरीर के और आकार के हिसाब से। भैंस भी ऐसे ही करती है, एक बार पानी को खींचेगी मुंह में, रोक के रखेगी, फिर गले से उतारेगी। बैल को देखेंगे आप, बैल भी ऐसे ही पानी पीता है, एक बार पानी को पूरा खींचेगा, मुंह में रोक के रखेगा बैल, फिर नीचे उतारेगा। सभी पशु, सभी पक्षी पानी वैसे ही पीते हैं जैसा अष्टांग हृदय में कहा गया। एक मनुष्य है जिसने मूर्खता करके
बेवकूफ़ी करके पानी को घटाघट पीने का अपना कोई नया तरीका निकाल लिया और उसी के कारण बीसियों बीमारियों में फंस गया। आप किसी भी पक्षी को देखिए, कोई पक्षी ओवरवेट नहीं है। किसी चिड़िया का वजन उसकी जरूरत से ज्यादा नहीं है। किसी पक्षी को घुटनों का दर्द नहीं है, अर्थराइटिस नहीं है। किसी कुत्ते को डायबिटीज नहीं है। किसी शेर को और चीते को हार्ट अटैक नहीं होता। कोई पक्षी कभी हार्ट अटैक से नहीं मरता। मतलब मैं कहना चाहता हूँ, बीमारियों से कभी कोई पशु नहीं मरता, बीमारियों से कभी कोई पक्षी नहीं मरता, क्योंकि पशु और पक्षियों को बीमारियां होती नहीं हैं, क्योंकि वो कुछ नियमों का पालन करते हैं। प्रकृति ने दिखाया ज्ञान, उनको सिखाया ज्ञान। आप जानते हैं, पशु पक्षियों के स्कूल कॉलेजेस नहीं है, उनका कोई प्रोफेसर नहीं है, उनको कोई बताता नहीं है, कोई सिखाता नहीं है। वो कहाँ से सीख कर आते हैं? प्रकृति से सीखते हैं, पर्यावरण उनको सिखाता है। या शायद दूसरे शब्दों में कहूं कि परमपिता परमात्मा ने उनको जन्म देते ही वो ज्ञान दे दिया। या वो पशु पक्षी अपने माता पिता से सीखते हैं, उनके अपने माता पिता हैं, उनसे सीखते हैं। वो सब प्रकृति से, भगवान की कृपा से, अनुकंपा से ये ज्ञान लेके आते हैं। बस महत्व की बात ये है कि उस ज्ञान को वो छोड़ते नहीं, बराबर अपनाते हैं, और उसी का लाभ है कि वो हमसे ज्यादा सुखी और स्वस्थ है। हम वो ज्ञान मिला, छोड़ दिया किसी आलस्य के वश या अपनी कोई मूर्खता में या बेवकूफी में, तो वो मूर्खता और बेवकूफी और आलस्य को थोड़ा हम कम करेंगे तो ये ज्ञान हमें भी उतना ही लाभ करेगा जो पशु पक्षियों को करता है। तो आज का जो सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है जो मैं आपके ध्यान में बिठाना चाहता हूँ वो यही है, पानी को घूट घूट करके पिए, सिप सिप करके पिए। जब भी पानी पिए हमेशा इस बात को याद रखें कि कभी भी जल्दबाजी में पानी न हो। अब इसी के साथ और एक सूत्र जोड़ देता हूं यहीं पर, पानी को कभी भी खड़े होकर ना पिए, हमेशा बैठकर पिए। कभी भी खड़े होकर पानी ना पिए, हमेशा बैठकर पानी पिए। वैसे तो हमारे घरों में जो बुजुर्ग होते हैं वो बराबर हमें टोकते रहते हैं, बैठ के पानी पी, खड़े खड़े मत पीना। तो बुजुर्गों ने जो हमें ज्ञान दिया है वो कुछ यही ज्ञान है जो अष्टांग हृदय जैसे शास्त्रों में। पानी कभी भी खड़े होके ना पिए, बैठ के पिए। अब आप बोलेंगे खड़े होके पीने में और बैठ के पीने में क्या अंतर है? बात सीधी सी ये है, जब आप खड़े होते हैं, स्ट्रेट सीधे खड़े होते हैं, तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो आपके शरीर पर जहां केंद्रित है वो स्थान अलग है। और जैसे ही आप बैठ जाते हैं, मेरी तरह आप अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, मैं ऐसे बैठा हूं, तो ये गुरुत्व केंद्र का स्थान फिर बदलता है। हम जब बैठी हुई स्थिति में होते हैं तो विज्ञान ये कहता है, आधुनिक विज्ञान, कि गुरुत्व केंद्र हमारी नाभि पर है। पृथ्वी में आप जानते हैं गुरुत्व बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, तो वो गुरुत्व बल का केंद्र नाभि पर होता है जब हम बैठे हुए होते हैं। जैसे ही हम खड़े होते हैं वो गुरुत्व केंद्र खिसक जाता है, वो नाभि से अलग हट जाता है। नाभि आप जानते हैं पूरे शरीर का केंद्र है, पूरे शरीर का केंद्र नाभि है। अब नाभि के ही नजदीक है जठर, जहां पर सब कुछ चीज जाती है। तो नाभि अगर गुरुत्व केंद्र के प्रभाव में है तो जठर भी उसके नजदीक होने के कारण गुरुत्व केंद्र के प्रभाव में है। तो बैठे हुए पानी पीने की स्थिति में वो पानी बहुत जल्दी शरीर में हजम होगा, पचेगा, क्योंकि गुरुत्व केंद्र काम कर रहा है, एक्स्ट्रा फोर्स काम कर रहा है हमारे जठर पर, नाभि के नजदीक होने के कारण। उस स्थिति में आप जब पानी पिएंगे तो वो पानी के बारे में सरल शब्दों में कहता हूं, वो जल्दी पचेगा और हजम होगा। पानी भी पचता है। आप जानते हैं कई बार ऐसे रोग हो जाते हैं कि लोगों को पानी भी नहीं पचता। जैसा पीते हैं या तो गुदा द्वार से निकल जाता है या मूत्र द्वार से निकल जाता है, बड़ी तकलीफ की स्थिति आ जाती है, पानी पचता भी नहीं है। ऐसे कई लोग होते हैं, कई बीमारी। तो पानी का भी पाचन होता है जैसे भोजन का होता है। तो बैठे हुए पानी
बैठी हुई स्थिति में जब आप पानी पीते हैं तो उसका पाचन बहुत तीव्र है और बहुत लाभकारी है। खड़े होकर स्थिति में पिए हुए पानी का पाचन ना तो तीव्र है ना ही लाभकारी। इसलिए कहा गया अष्टांग हृदय में कि पानी हमेशा बैठकर पिए, कभी भी किसी स्थिति में पानी खड़े होकर न पिए। अब कोई मजबूरी आ जाए, जैसे कई बार मजबूरी है, आप सड़क पे जा रहे हैं, मान लीजिए बहुत तेज प्यास लगी है, बैठने का कोई स्थान नहीं है आपके पास, अब ये तो मजबूरी की बात है, अब क्या करें? तो इसके लिए भी शास्त्र कहता है कि आप उस मजबूरी की स्थिति में भी पानी अगर पी रहे हैं तो शरीर को थोड़ा झुकाएं, बेंड करें, फॉरवर्ड आगे की तरफ झुके और तब पानी पिए। अच्छा तो ये माना जाता है कि ये एक और ऐसे 90 डिग्री 90 अंश पर अगर आप बेंड होकर पानी पीते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन 90 अंश होना आदर्श की स्थिति है, थोड़ा भी बेंड होकर पानी पीते हैं तो अच्छा है। तब मुझे याद आता है, और आप ध्यान करिए, हमारे यहाँ जो प्याऊ की व्यवस्था है वो ऐसी ही है। प्याऊ जो बनाई जाती है वो झुककर पानी पीने के लिए ही बनती है। वो ऐसी भी बन सकती है जो सीधे खड़े होकर पानी पिला दे आपको। कैसे बनेगी? जिस स्थान पर वो पानी पिलाने वाला पात्र रखा होता है ना, उस स्थान को ऊंचा कर दो। नहीं करते, उस स्थान को हमेशा नीचा किया जाता है और शरीर से नीचा किया जाता है ताकि हमें झुकना पड़े पानी पीने के लिए। इसका मतलब ये है हमारे लोग बहुत होशियार, बहुत इंटेलिजेंट। अब आप देखो ना, प्याऊ बनाने वाले और प्याऊ चलाने वाले तो साधारण लोग ही है ना समाज के। वो कोई विज्ञान पढ़े हुए लोग नहीं है, वो कोई डॉक्टर नहीं है, जो कोई आयुर्वेद के पंडित भी नहीं है, लेकिन उनको इतना ज्ञान तो है कि प्याऊ का पानी पिलाना है तो पात्र जहां रखेंगे वो ऐसा होना चाहिए स्थान के शरीर को झुकना पड़े। इसलिए सभी प्याऊ में हम आगे झुकते हैं, ओक लगा के पानी पीते हैं। तो मजबूरी की स्थिति में आप पानी पी रहे हैं तो झुकें और झुककर पानी पिए। वो झुकने का एक ही महत्व का मतलब है विज्ञान के हिसाब से कि गुरुत्व केंद्र आपका नाभि के नजदीक ही रहे पानी पीते समय। बस इतनी सी बात है। तो आप इस बात को जरा सोचना शुरू करिए कि भारत में कोई काम अगर किया गया है तो बड़ा सोच समझ कर लोगों ने उसको किया है। हजारों साल से प्याऊ की व्यवस्था इस देश में चल रही है, आज की स्थिति में भी चल रही है जब पानी 15 रुपए लीटर बिक रहा है। फिर भी इस देश में प्याऊ चलाने वाले हैं और पानी पिलाने वाले। हमारे यहाँ तो मैंने देखा है कि बड़े बड़े करोड़पति गर्मियों के दिन में अपना काम धंधा छोड़कर पानी पिलाने पे रहते हैं। करोड़पति लोगों को देखा मैंने सब जगह, रेलवे स्टेशनों पर मैंने देखा है शहर के बड़े बड़े लखपति करोड़पति जिनका एक दिन का व्यवसाय धंधा 10 करोड़ का, 15 करोड़ का, 20 करोड़ का है, वो भी गर्मियों के दिन में धंधा छोड़कर वो लगे हैं पानी पिलाने के लिए। खुद जाते हैं रेल के डिब्बे के एक एक नजदीक और पानी लोगों को पिलाते हैं। उस स्थिति में जब पानी 15 रुपए लीटर बिक रहा है इस देश में, दूध से महंगा पानी बिक रहा है इस देश में, तब भी लोग हैं। इसका माने ये है कि भारतीयता मरी नहीं है और संस्कृति खत्म नहीं हुई है, सभ्यता अभी भी जीवित है इस देश की। करोड़पति लोगों को कई बार मैंने पूछा, भाई ये क्या कर रहे हैं आप, 10 करोड़ का धंधा आपका रोज का है, फिर आप पानी पिलाने में लगे हो। तो उन्होंने कहा भैया सब कुछ इसी दुनिया के लिए नहीं है, आगे की भी दुनिया है। आगे की दुनिया माने मुझे मोक्ष में भी जाना है। ये 10-20 करोड़ 100 करोड़ तो इस दुनिया का है, उस दुनिया में तो इसका कुछ लेना देना नहीं है। उस दुनिया में तो काउंटिंग होगी मेरे इसी पानी की। मैं ये 100, 200, 500 लोगों को जो पानी पिलाऊंगा, इनके दिल से जो दुआएं निकलेंगी और मेरे दिल तक पहुंचेगी, ये काउंटिंग होने वाली है मेरी दूसरी दुनिया में जब मैं छोड़कर जाऊंगा। ये तो ऊंचाई की पराकाष्ठा है। ये बात आपको अमेरिका में कहीं देखने को नहीं मिलेगी, यूरोप में भी नहीं मिलेगी, लैटिन अमेरिका में नहीं मिलेगी।
मिलेगी, ये भारत में ही मिलेगी। तो भारतीयता में कई चीजें बहुत ऊंची हैं, उनमें से सबसे ऊंची चीजों में से एक है पानी पिलाना। प्यासे को पानी, भूखे को रोटी, ये हमारे यहाँ धर्म में भी सबसे ऊंचा है। हम जिसको धर्म मानते हैं, जो धारण करने योग्य है, उसमें हमारे यहाँ प्यासे को पानी, भूखे को रोटी सबसे ऊंचा काम माना गया है। तो करोड़पति लोग गर्मियों के दिन में उस ऊंचे काम के लिए नीचा काम छोड़ते हैं। 10 करोड़ कमाना, 20 करोड़ कमाना, ये ऊंचा काम नहीं है हमारे यहाँ, ये नीचा काम है, इसको नीचा माना गया है, ये अच्छा नहीं है, हमारे धर्म में भी नहीं है, सभ्यता में भी नहीं। तो कई करोड़पतियों ने मुझे उत्तर दिया कि राजीव भाई, थोड़े दिन के लिए हम नीचा काम छोड़कर ऊंचे काम में लगते हैं, ताकि हमें अगली दुनिया, जो हमारी मोक्ष की दुनिया या इस जन्म के बाद की दुनिया में भी इज्जत से, सम्मान से टिकने का रास्ता मिले। लेकिन जो पानी पिलाने वाले लोग हैं, उनको मैंने बराबर देखा है, जिनको थोड़ा भी ध्यान है, वो हमेशा कोशिश ये करते हैं कि पीने वाला झुके और तब वो पिलाए। आज एक बोतल की व्यवस्था जो आई है, इसमें गड़बड़ी मचाई। ये जो बोतलों में पानी मिलना शुरू हुआ, तो हमने झुकना बंद कर दिया, क्योंकि बोतल से पानी पीने के लिए सीधे खड़े होकर गटागट उतारते हैं। ये सबसे नुकसान का काम हम खुद करते हैं। जानवर और पक्षी अभी भी बहुत अच्छे हैं, बोतल से पानी नहीं पीते, वो अपने ही तरीके से पानी पीते हैं। जैसी प्रकृति ने व्यवस्था उनके लिए बनाई है, वैसे ही पीते हैं। 21वीं शताब्दी में हम पहुंच गए हैं, लेकिन कोई कुत्ता अभी तक 21वीं शताब्दी में नहीं पहुंचा, कोई चिड़िया नहीं पहुंची, कोई बंदर नहीं पहुंचा, कोई मगरमच्छ नहीं पहुंचा, वो सब अभी अपनी ही दुनिया में है। ये आदमी के लिए पता नहीं फितूर कहां से दिमाग में घुस गया है। हम 21वीं शताब्दी में है, इसलिए बोतल से पानी पिए, तो समस्या फिर उतनी ही है। इसलिए मेरा आपको एक ही कहने का छोटा सा निवेदन है कि आप पानी पीने का नियम हमेशा याद रखें। एक तो बैठ के पानी पीने का नियम है, दूसरा पानी को घूट घूट पीने का नियम है। कभी मजबूरी की स्थिति आ जाए तो आगे झुककर पानी पीने का नियम है। ये आगे झुककर पानी पीना कितना वैज्ञानिक है। जब आप हाथ लगाते हैं मुंह से, हाथ आपने मुंह से लगाया, पानी हाथ में गिरता है, फिर मुंह में होके जाता है, तो अंत में होता क्या है, आप अगर ध्यान देंगे, अगर हाथ लगा के पानी पी रहे हैं तो सारा पानी तलवे को छूता हुआ अंदर जाता है। तलवा है, इसको छूकर अंदर जाता है। और शास्त्र में कहा गया है कि पानी को अंदर जाने के लिए सबसे अच्छी स्थिति वही मानी जाती है कि वो तलवे को छूते हुए अंदर जाए। इसलिए ये इस तरह से हाथ लगा के पानी पीने का नियम है। अब आप थोड़ा 50-60 साल का भारत थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, 50-60 साल पहले के भारत की बात करिए, भंवरलाल जी के समय के भारत की बात करिए। ये कभी मेरी तरह जवान रहे होंगे, उस समय के भारत की बात करिए और इनसे पूछिए, 100 में से 99 लोग ऐसे ही पानी पीते हैं। 100 में से 99, चाहे वो घनश्याम दास बिरला हो और चाहे रुइया हो, जिनके हजारों करोड़ के एम्पायर है ना, वो भी ऐसे ही पानी पीते हैं। तो ये जो बात है, वो ज्ञान की बात हमारे यहाँ आई, आचरण में हजारों साल वो चल गई। शायद उस जमाने का भारत बहुत स्वस्थ था आज की तुलना में। जब डॉक्टर कम थे, दवाएं बिल्कुल नहीं थी, वैद्य होते थे लेकिन दवाएं ज्यादा नहीं दिया करते थे। वो तो सिखाते थे, ऐसा मत करो, ऐसा करो, ये पथ्य कर लो, ये पथ्य कर लो। उस जमाने में हम ज्यादा स्वस्थ थे। आज डॉक्टर बहुत ज्यादा है, दवाएं उससे भी ज्यादा है, हॉस्पिटल उससे भी ज्यादा है, तो हम ज्यादा बीमार हैं। कारण एक ही है कि हमने डॉक्टरों पे ध्यान दिया बीमारियों के लिए, दवाओं पे ध्यान दिया बीमारियों के लिए, लेकिन बीमारी ना आए वो ज्ञान हमने छोड़ दिया जो परंपरा से मिला था। हमारे दादा, परदादा, दादा के दादा, दादा के परदादा, उनसे जो ज्ञान मिला था वो छूट गया, उसी में हम फंस गए। उस ज्ञान को फिर से जोड़ने की जरूरत है। मैं सिर्फ इतना आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि दादा परदादा का दिया हुआ ज्ञान कोई साधारण नहीं था।
वो शास्त्रीय ज्ञान था। बस अंतर इतना ही है कि सरल शब्दों में आपको वो दिया गया था, शास्त्रों में थोड़े क्लिष्ट शब्दों में वो है। हमारे दादा परदादा सरल भाषा में वो ज्ञान को समझाया करते थे। शास्त्रों में वो प्राकृत में है या संस्कृत में है। सबको प्राकृत आती नहीं, सबको संस्कृत आती नहीं, तो जो प्राकृत और संस्कृत के ज्ञानी है वो तो ले लेते थे उस ज्ञान को, लेकिन साधारण व्यक्ति को सरल भाषा में समझाते थे। तो हमारे दादा परदादा कहते भाई बैठ के पानी पी, खड़े होके क्यों पी। बस अंतर इतना है कि वो बोलते थे बैठ के पानी पी, हम उनसे कभी पूछे क्यों, तो उसका वो ज्यादा लंबा उत्तर नहीं देते थे। वो कहते थे मेरे दादाजी ने कहा या मेरे पिताजी ने कहा या मेरी दादी ने कहा, इस तरह से वो बात को बढ़ाते थे। हम थोड़े से पिछले 50-60 वर्षों में दिमाग से लॉजिकल हो गए। लॉजिकल माने हर बात को क्या, क्यों, कैसे में तौलना हमने शुरू कर दिया, और हमारी नई पीढ़ी तो हमसे भी ज्यादा लॉजिकल हो गई है। तो उसको जब तक क्या, क्यों, कैसे में कन्विंसिंग नहीं करते आप, तब तक वो मानती नहीं कि इसमें कुछ दम है। ये है समस्या। ज्ञान तो ये सारा मैं जो कह रहा हूँ वो सब वही है जो अपने पुरखों के पास है, दादा दादी नाना नानी के पास है। बस इसमें इतना ही ये है कि मेरे जैसा आदमी इसमें लॉजिक लगा के आज के समय की भाषा में समझाने की कोशिश करता है, बाकी तो ये सब है। तो हम फिर से याद करें इस बात को कि पानी हमेशा घूट घूट पिए, हमेशा पानी बैठ के पिए। मजबूरी की स्थिति कभी आ जाए तो सामने झुककर ऐसी स्थिति में पानी पिए कि तलवे से छूता हुआ पानी अंदर जाए। क्लियर, कि स्पष्ट हुआ? अब थोड़ा आगे बढ़े और एक सूत्र की बात करें। अष्टांग हृदय का और एक सूत्र है, वो ये कहता है कि दिन की शुरुआत हमेशा पानी से करें। दिन की शुरुआत हमेशा पानी से करें, माने दिन जब आपका शुरू हो तो पानी से हो। और इसी सूत्र को जोड़कर बोलूं, और एक सूत्र है ऐसा ही, वो ये कहता है कि रात्रि का अंत दूध से करें। माने सोने के समय आप सोएंगे तो उसके पहले जो आखिरी वस्तु आप खाएंगे या पिएंगे वो दूध होनी चाहिए, और सुबह उठते ही जो पहली वस्तु आप पिएंगे या खाएंगे वो पानी होना चाहिए। रात्रि का अंत दूध से और सवेरे की शुरुआत पानी से करें। ये क्या सूत्र है और क्यों है? सवेरे उठते ही आप पानी पिए, ये नियम है। जब आप उठे, कोई उठेगा 4 बजे, कोई उठेगा 4:30, कोई 5, कोई 5:30, कोई 6। जब दिन आपका शुरू होता है पानी से शुरू करें। कोई दूसरी चीज आप नहीं पी सकते। क्यों नहीं पी सकते जानना चाहिए। सवेरे जब आप सोकर उठते हैं तो रात भर आपके पेट में जो पाचन की क्रिया चली, आपने शाम को भोजन किया, भोजन के पाचन की क्रिया 6 घंटे में पूरी हो गई तो पेट खाली हो गया। अब जैसे ही पेट खाली हुआ तो पेट में अम्ल बनना शुरू होता है। कभी भी पेट खाली होगा तो अम्ल बढ़ेगा, एसिडिटी बढ़ेगी, पेट खाली होगा। तो रात में मान लीजिए आपने शाम को भोजन किया सूर्यास्त के पहले 5:30-6 बजे, और इसमें 6 घंटे जोड़ लीजिए, 12-12:30 तक जो कुछ खाया सब हजम हो गया। अब आप सवेरे उठे 6 बजे तो 6 घंटे आपका पेट खाली रहा। इस 6 घंटे के खालीपन में पेट में एसिड आया, अम्ल आया और वो जमा हो गया। अब इस अम्ल को आपको न्यूट्रल करना है, नहीं तो ये तकलीफ कर देगा। इसको न्यूट्रल करने का सबसे सरल उपाय है मुंह की लार अंदर जाए, तो मुंह की लार को अंदर ले जाने का सबसे सरल उपाय है पानी पी लो। पानी भी अम्ल को कम करता है और मुंह की लार तो और ज्यादा कम करता है। इसलिए आयुर्वेद में नियम बताया गया सुबह उठते ही पानी पीना। इसको स्वामी रामदेव जी अपने व्याख्यानों में कहते हैं, आपने टीवी चैनल पर सुना होगा या कभी उनका चेन्नई में शिविर हुआ तो आपने उनका शिविर भी किया होगा। वो कहते हैं उषा पान करो। उषा पान का मतलब यही है सवेरे उठते ही सबसे पहले पानी पियो, क्योंकि अंदर जो तेजाब इकट्ठा हो गया, अम्ल इकट्ठा हो गया, इसको डाइल्यूट करना, इसको कम करना पानी मदद करेगा, और पानी के साथ लार जाएगी तो वो भी मदद करेगी। पानी पीना उठते ही इसका कारण है, उठते ही पानी पीना। तो आप इस नियम को याद रखें। अब हमने इस नियम को थोड़ा बदल दिया है। कल प्रश्न आया था, अब मैं यहाँ ले,
हमने इस नियम को ऐसे बदल दिया है कि जो अपने को 21वीं शताब्दी का मानते हैं, जो कहते हैं हम बहुत मॉडर्न हो गए हैं, हम बहुत आधुनिक हो गए हैं, वो उठते ही चाय पीते हैं। अच्छा, चाय के बारे में मैं एक जानकारी दूं, आप चाहे तो खुद प्रयोग करके देखें, नहीं तो मैं बता रहा हूं उसको मान लें, चाहे तो प्रयोग करें। चाय बहुत ही ज्यादा अम्लीय होती है, एसिडिक। चाय जो आप बनाते हैं ना, इसमें जो चीनी डालते हैं, चीनी दुनिया में सबसे ज्यादा अम्लीय चीज है, एसिडिक है, चाय से भी ज्यादा चीनी। और चीनी के साथ चाय डाल दी तो डबल एसिडिक हो गई, और ज्यादा एसिडिक हो गई। अब पेट में पहले से ही अम्ल बना हुआ है और चाय पिएंगे तो अम्लता और बढ़ेगी, तो आप तो सवा सत्यानाश अपना खुद ही कर रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया, आयुर्वेद में कहा गया है कि पेट की अम्लता बढ़ती है तो रक्त की अम्लता बढ़ेगी, कोई रोक नहीं पाएगा। खून में अम्लता बढ़ेगी, क्योंकि जो पेट में है वो खून में है। तो रक्त की अम्लता बढ़ेगी तो आपकी जिंदगी में 80 रोग आएंगे जिनको कोई नहीं रोक सकता। उन सब रोगों से आप जिंदगी भर परेशान रहेंगे। उनमें से ये गठिया का रोग आएगा, आपको घुटने दुखेंगे, कमर दुखेगी, कंधा दुखेगा, खूब जबरदस्त दुखेगा। समझ लीजिए अम्लता बढ़ी हुई है। हार्ट अटैक आएगा, कार्डियक अरेस्ट होगा, पैरालिसिस होगा, ब्रेन हेमरेज होगा। समझ लीजिए अम्लता बहुत बढ़ी हुई है रक्त में। ये सारे खतरनाक रोग दुनिया में जिनके नाम सुनने से डर लगता है, ये सब अम्लता में से पैदा हुए रोग हैं, एसिडिटी में से पैदा हुए रोग हैं। और एसिडिटी एक तो भगवान की दी हुई है पेट के लिए, ऊपर से चाय पी के आपने और सवाया 1.5 गुना 2 गुना उसको कर लिया, आपने तो खुद अपना फांसी का इंतजाम कर रखा है, सवेरे उठते ही चाय पी रहे। अब कई लोग मुझे ये शिकायत करते हैं कि राजीव भाई चाय नहीं पिए तो टट्टी नहीं उतरती। माने इतना बुरा हाल है कि उठते ही चाय पिए हैं, तब जाकर टॉयलेट में वो फ्रेश हो सकते हैं। अगर इतनी बुरी हालत है तो इसको तुरंत बदलिए। फिर देखिए जानवरों को, पक्षियों को, पशुओं को, किसी को टट्टी उतारने के लिए चाय नहीं पीनी पड़ती, ना कुत्ते को, ना बिल्ली को, ना चिड़िया को, ना मोर, किसी को नहीं। आपको क्यों चाय पीनी पड़ती? तो आप चाय उठते ही पी रहे हैं तो आप तो एसिडिटी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि चाय में चीनी बहुत एसिडिक है, चाय खुद भी बहुत एसिडिक है। ज्यादा एसिडिक चीनी, ज्यादा एसिडिक चाय मिलाकर आपने पी ली और ज्यादा अम्लता बढ़ गई। अम्लता बढ़ेगी तो 80 बीमारियां हैं, गठिया की, जोड़ की, सारी बीमारियां, हृदय घात की, सब बीमारियां उसी में से निकलती हैं। इसलिए उठते ही चाय न पिए। मेरी बात माने तो चाय कभी ना पिए, क्योंकि चाय पीने लायक नहीं है। चाय में सबसे खराब चीज है वो चीनी, उससे भी ज्यादा खराब है चाय की पत्ती, क्योंकि जो चाय की पत्ती चाय में डाली जा रही है वो असली चाय नहीं है, वो टी डस्ट है, चाय की धूल है। और टी डस्ट बहुत एसिडिक है। इसलिए उठते ही चाय पीने की आदत आप में से किसी को है तो तुरंत बदल दें इसको। फिर उठते ही क्या पीना है? पानी पिए। और पानी पीने का तरीका वही है, घूट घूट पिए। उठते ही पानी पीना शुरू कर दीजिए, 2-3 दिन में पेट इतना अच्छे से साफ होने लगेगा कि आप हैरान हो जाएंगे। कैसे? जैसे उठते ही आपने पानी पी लिया तो सारा पानी पेट खाली होने के कारण बड़ी आंत तक पहुंच जाता है तुरंत, और बड़ी आंत में ही मल फंसा हुआ रहता है। तो पानी वहां पहुंच गया जहां मल फंसा हुआ है, तो मल को निकालेगा, उसका प्रेशर आएगा, तुरंत आप जाएंगे टॉयलेट में, पेट साफ हो जाएगा। 2 फायदे हैं। उठते ही पानी पिएंगे, एक तो अम्लता कम हुई पेट की, दूसरा एक फायदा है कि मुंह की लार रात भर जो तैयार हुई वो सब अंदर चली गई, तीसरा फायदा है पानी पीते ही पेट में दबाव पड़ा, बड़ी आंत पर दबाव पड़ा, पेट आपका साफ हो गया। और आयुर्वेद में सभी ज्ञानी पंडित आज तक ये कहते रहे हजारों साल से कि जिनका पेट सवेरे एक बार में साफ हो जाता है उनकी जिंदगी में कभी कोई रोग नहीं आता। जिनका पेट सवेरे एक बार में साफ हो जाता है उनकी जिंदगी में कभी कोई रोग नहीं आता। ये बहुत ऊंची बात है। पेट की सफाई जिनकी हो जाती है सुबह एक बार, वो बीमार ही नहीं पड़ सकते, क्योंकि पेट की सफाई नहीं होने से सैकड़ों बीमारियां, कब्जियत है,
कॉन्स्टिपेशन है अगर पेट साफ नहीं होता, और एक कब्जियत 103 से 104 रोगों को बुला लेती है। कब्जियत पहले आती है, उसके बाद रोग आना शुरू हो जाता है। आजकल मैं जब भी मरीजों को देखता हूँ तो बहुत सारे मरीज जिनका जरूरत से ज़्यादा वजन बढ़ा हुआ है, अंत में जब उनकी डायग्नोसिस करते करते मैं पहुँचता हूँ तो पता चलता कब्जियत। अगर पेट आपका सवेरे साफ हो रहा है बराबर, मैं आपको स्टाम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूँ, वजन 1 किलो भी नहीं बढ़ेगा कभी भी ओबेसिटी नहीं आ सकती, वजन नहीं बढ़ सकता, घुटने नहीं दुख सकते, कमर नहीं दुख सकती, कंधा नहीं दुख सकता, संधिवात नहीं हो सकता, गाउट नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, हार्ट अटैक नहीं आ सकता, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कचरा सब निकल रहा है ना। फिर विष है कहाँ शरीर में? 24 घंटे में जितना विष तैयार हुआ सुबह सब निकल गया तो शरीर साफ। और ये ध्यान रखना है आपको, ये पानी की मदद से ही होगा। आपकी कब्जियत 10 साल की, 20 साल की, 25 साल की, 50 साल की, इस एक नियम से ही खत्म हो जाएगी, सुबह उठते ही पानी पिए। फिर आपके मन में प्रश्न आएगा, उठते ही पानी पिए तो मुंह साफ करके पिए या बिना मुंह साफ करके पिए? हमेशा आयुर्वेद का ध्यान रखिए, बिना मुंह साफ किए पानी पिए। मुंह साफ करने की आपको अगर तीव्रता है तो रात को सोने से पहले मुंह साफ कर लें। जब आप सोने जा रहे हैं ना, दांत साफ कर लें, दंत मंजन कर लें, दातुन कर लें, जो करना है, फिर सो जाएं मुंह साफ करके। उठते ही कुल्ला नहीं करना, क्योंकि उठते ही कुल्ला किया तो अंदर की लार तो गई, वो तो अंदर जाने के लिए, फेंकने के लिए नहीं। सुबह के लार के बारे में आपने सभी जैन संतों के मुंह से सुना होगा कि ये थूका तो महापाप। मैंने वो करके देखा। एक बार मैंने एक जैन संत के मुंह से ये सुना। एक जैन संत है आचार्य चंद्रशेखर विजय जी महाराज, उनके मुंह से सबसे पहले मैंने सुना कि ये थूकना नहीं चाहिए, हिंसा होती है। बैठ गई बात दिमाग में। फिर ये अष्टांग हृदयम पढ़ना शुरू किया, आयुर्वेद की जानकारी ली तो समझ में आ गई। महाराज साहब को मैंने पूछा क्यों नहीं थूकना चाहिए, तो उन्होंने कहा बहुत पाप लगता है। तो क्यों पाप लगता है? तो उन्होंने कहा थूक के देखो, जीव मर जाते हैं। तो मैंने एक दिन करके देख लिया, सच में किया। मेरे घर के आसपास एक ऐसा स्थान है जहाँ बहुत चींटियां निकलती हैं। मैंने वहां थूक दिया और थोड़ी देर के बाद घूम के आया तो सब चींटियां मरी हुई। कारण क्या है? सुबह के मुंह की लार बहुत ज्यादा क्षारीय होती है, एल्कलाइन बहुत है, और ज्यादा क्षारीय चीज भी दम निकाल देती है किसी, जैसे अम्लीय चीज निकाल देती है वैसे ज्यादा क्षार से भी तो मर गई चींटियां। तो धर्म ने तो उसको हिंसा और अहिंसा से जोड़ दिया, लेकिन इसी बात को आयुर्वेद ने जोड़ा आपके शरीर के स्वास्थ्य से कि सुबह की लार चूंकि ज्यादा क्षारीय है तो अंदर ले जाओ ताकि अम्ल को शांत करे, थूको मत इसको। तो इसलिए कुल्ला नहीं करना, दांत साफ नहीं करना, उठते ही पानी पीना। पीने का तरीका याद रखना, घूट घूट सिप सिप करके, थोड़ा थोड़ा, ताकि लार पूरा आराम से अंदर जाती जाए और आपके पेट की अम्लता को शांत करती जाए। ये एक नियम। इसके आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न उठता है कि सुबह उठते ही पानी पीना, दिन की शुरुआत पानी से करना, तो इसका आधा हिस्सा छूट गया, रात का अंत दूध से करना। तो रात को दूध क्यों पीना, ये बात मैं कल कह चुका हूँ, आज फिर दोहरा रहा हूँ कि रात का समय हमारे पेट में ऐसे पाचक रस सबसे ज्यादा होते हैं जो दूध को पचाते हैं। इसलिए शास्त्र में कहा गया कि दूध पी लो ताकि पाचक रस है उनका भी उपयोग हो जाए और दूध की एक एक बूंद आपके शरीर के काम है। तो दूध पी के सोना और उठते ही पानी पीना, ये नियम आप अपने बच्चों में डाल दीजिए संस्कार के रूप में, क्योंकि हमारे यहाँ तो ज्ञान को संस्कार में डालने की परंपरा है भारत में। जिस ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना हो वो बच्चों में डाल दो संस्कार पे, तो बच्चे आगे लेके जाएंगे, फिर उनके बच्चे होंगे, वो अपने बच्चों को संस्कार दे देंगे, फिर उनके होंगे, फिर वो, और इस तरह से ये हजारों साल चलता रहेगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आप इसका उपयोग करें और अपने बच्चों को भी उपयोग करने के लिए कहें। अब इसके आगे का एक सूत्र है
वो आप पूछेंगे भी प्रश्न के रूप में कि सवेरे उठते कितना पानी पिए। उसकी कोई मात्रा तो होगी, मात्रा तो हर चीज की है। तो सुबह उठते ही पानी कितना पिए, कितनी मात्रा होनी चाहिए। सामान्य रूप से ये कहा गया है कि जिनकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच में है, जिनकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच में है, ये सामान्य रूप से 3 साढ़े 3 गिलास पानी पिए। और गिलास जो मैं बोल रहा हूँ वो मध्यम साइज का, मध्यम आकार का, जिसमें 300 मिलीलीटर तक पानी आता है। मतलब एक है कि 1 से 1.25 लीटर पानी पिए सुबह। और जिनकी उम्र 60 वर्ष के ऊपर है उनके लिए है कि वो लगभग 2 गिलास तक पानी पिए। और जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है उनके लिए है कि वो 1 से 1.5 गिलास पिए। तो 18 से कम वाले 1 से 1.5 गिलास पिए, 18 से 60 के बीच वाले 3 से 3.5 गिलास पिए, 60 के ऊपर वाले लगभग 2 गिलास। पीने का तरीका याद रखना है, सिप सिप करके, घूट घूट करके पिए। सुबह उठते ही इतना पानी पिए। और एक नियम मैं आपको बता देता हूँ, वो आधुनिक विज्ञान का है, भागवत जी ने उसके बारे में नहीं कहा। आधुनिक विज्ञान का एक नियम है कि एक दिन में कितना पानी पिए। ये मन में आता है ना, अगर मैं ही अपने मन में प्रश्न पूछूं भाई मुझे एक दिन में कितना पीना चाहिए, आप पूछे मुझे एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए, तो इसका सरल तरीका है जांचने का, वो ये कि आप एक दिन में जितना कुल द्रव पदार्थ पीते हैं, एक दिन में कुल जितना द्रव पदार्थ पीते हैं उसका 2/3 पानी पिए। कुल द्रव पदार्थ जिसमें दूध भी है, मट्ठा भी है, लस्सी भी है, शरबत भी है, सब कुछ मिला लें। तो मान लीजिए हम एक दिन में कुल द्रव पदार्थ पीते हैं, कल्पना करें 4 लीटर, तो इसका 2/3 पानी होना चाहिए और 1/3 बाकी चीजें होनी चाहिए। तो 3 लीटर पानी होना चाहिए और 1 लीटर आपका दूध आ गया, मट्ठा आ गया, लस्सी आ गई, उसमें जूस आ गया या कोई भी चीज। तो कुल द्रव पदार्थ का 2/3 पानी पिए और 1/3 बाकी सब चीजें। और इसको और आधुनिक विज्ञान जोड़ता है वजन के साथ, शरीर के वजन के साथ। अगर आपका वजन मान लीजिए 70 किलो, कल्पना करिए 70 किलो, तो आपको कुल द्रव पदार्थ कितना पीना चाहिए? तो उसका यह है कि 70 किलो में 10 का भाग दे दो और उसमें से 2 घटा दो, तो 10 का भाग देंगे लगभग आएगा 7 और 2 घटाएंगे तो आ गया 5। अब ये 5 लीटर कुल द्रव पदार्थ है, कुल द्रव पदार्थ। उसमें 1/3 छोड़ दो दूध के लिए, मट्ठे के लिए, जूस के लिए, सब चीजों के लिए, और 2/3 छोड़ दो पानी। ये है आइडियल, आदर्श। लेकिन आदर्श अगर नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा कुछ कम ज्यादा हो सकता है, बस इतना ही। तो इसको हमेशा आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं, एक और सूत्र की बात करते हैं। सूत्र ये है, पानी का ही सूत्र है, वो ये कि कभी भी शरीर के तापमान से कम तापमान का पानी ना पिए। मतलब हमेशा गुनगुना पानी पिए, मतलब हमेशा हल्का गर्म पानी पिए। ये है सीधा सा मतलब है, ठंडा पानी ना पिए, क्योंकि ठंडे पानी का तापमान शरीर के तापमान से अलग है। आपके शरीर का तापमान है सामान्य रूप से 37 डिग्री सेंटीग्रेड और करीब 98 साढ़े 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये है शरीर का तापमान। पानी इसी तापमान का होना चाहिए, जितना गर्म शरीर उतना गर्म पानी। ऐसे पानी पीना, ठंडा नहीं पीना। अब ठंडे पानी का माने है फ्रिज में रखा हुआ पानी, ठंडे पानी का मतलब है बर्फ डाला हुआ पानी। तो फ्रिज में रखा हुआ पानी अगर आप उसका तापमान नापेंगे तो 10 डिग्री के आसपास आता है। कई बार फ्रिज में रखे हुए पानी का तापमान आप नापेंगे तो 4-5 डिग्री भी आता है, क्योंकि 3-4 दिन अगर रखा रहा तो 4-5 डिग्री का पानी हो जाता है। और बर्फ डाला हुआ पानी भी इतना ही होता है, 4-5 डिग्री से 10 डिग्री। ये बहुत ठंडा है। शरीर है गर्म, पानी है ठंडा, तो झगड़ा होगा।
गर्म शरीर में ठंडा पानी डालेंगे तो कुछ गड़बड़ होने वाली है। वो करके देख लीजिए, तवे को गर्म करिए, खूब गर्म हो जाए, फिर पानी डाल के देखिए ठंडा, पानी सारा जल जाएगा, माने तवे के काम पानी नहीं आएगा, वाष्प बन के उड़ जाएगा। तो आपने देख लिया अगर बाहर की दुनिया में, तो अंदर की दुनिया में भी कुछ गड़बड़ होगी। अंदर की दुनिया में एक ही गड़बड़ होगी कि शरीर गर्म है, पानी ठंडा है, गर्म शरीर में ठंडा पानी डाला आपने, मान लीजिए फ्रिज का पानी 4-5 डिग्री का आपने 37 डिग्री के गर्म शरीर में डाल दिया, तो गड़बड़ एक ही होगी। एक तो ठंडा पानी या तो शरीर को ठंडा करेगा या शरीर पानी को गर्म करेगा, कुछ एक होने वाला है दोनों। मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए, हालांकि ऐसा होता नहीं है लेकिन कल्पना करिए, ठंडे पानी ने शरीर को ठंडा कर दिया, पेट को ठंडा कर दिया। पेट के ठंडा होते ही शरीर ठंडा होता है, 3 मिनट लगते हैं बस। पेट अगर ठंडा हुआ तुरंत शरीर ठंडा होता है, हृदय ठंडा, किडनियां ठंडी, लीवर ठंडा, सब ठंडा। और ये शरीर ठंडा तो दिमाग भी ठंडा, दिमाग ठंडा तो 3 मिनट में मृत्यु, और कोई नहीं बचा सकता। और जैसे ही सब ठंडा हुआ तो जो घर वाले आपको बहुत प्रेम और मोहब्बत करते थे वो घर के बाहर ले जाके रख देते, भाई अब ये ठंडा हो, अब ये काम करें। कल तक जो लोग आपसे प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं, आपके साथ जीने मरने की कसमें खाते हैं, आपके शरीर के ठंडा होते ही अरे ले जाओ भाई, जल्दी करो, क्यों देर कर रहे हो, लेके जाओ, जला के आओ। क्यों? ठंडी चीज रखी नहीं जाती, मतलब शरीर ठंडा हो जाए तो रखने के काम का नहीं है। हमारे यहाँ तो कहा जाता 24 घंटे के अंदर तो उसका अंतिम संस्कार हो ही जाना चाहिए। तो आप जानते हैं ठंडा शरीर काम का नहीं है, तो क्यों आप ठंडा पानी पी पी के इसको ठंडा बनाने की कोशिश करें? मतलब ठंडा पानी बंद करें। और अब दूसरी बात बताता हूँ, ये तो सरल बात बताई उदाहरण देके, विज्ञान की जानकारी थोड़ा इसमें जोड़ना चाहता हूँ। हमारे शरीर का जो अंदर का पूरा तंत्र है, इसके काम करने का जो टेम्परेचर रेंज है, तापमान का क्रम है, वो क्या है? हमारा शरीर बहुत अच्छा काम कर सकता है 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म हो और 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा हो। तो मतलब बिल्कुल साफ है कि शरीर को कम से कम तापमान जो चाहिए वो 27 डिग्री का चाहिए, अधिक से अधिक जो तापमान चाहिए वो 47 डिग्री का चाहिए। तो 27 डिग्री से 47 डिग्री के बीच के तापमान पर ही शरीर काम करता है, ऐसे जानना चाहिए। अब ठंडा पानी आपने पिया है तो वो 10 डिग्री का है, भले 27 डिग्री से कम, तो वो तकलीफ कर देगा, इसलिए मत पीना, कभी भी ठंडा पानी मत पीना। मेरा तो सभी माताओं से, बहनों से विनती है कि फ्रिज में पानी ही नहीं रखना, क्योंकि फ्रिज पानी रखने के लिए नहीं बना है। फ्रिज तो बना है दवाएं रखने के लिए, जो दवाएं गर्मी में खराब हो जाए, ऐसी दवाएं रखने के लिए रेफ्रिजरेटर का आविष्कार हुआ। ये तो हमने जबरदस्ती घर में ले आया स्टेटस सिंबल के लिए, शान बढ़ाने के लिए। शान बढ़ानी कैसे है? पड़ोसी के घर में है तो अपने घर में क्यों नहीं होना चाहिए? पड़ोसी भले कुएं में कूदेगा तो हमें क्यों नहीं कूदना चाहिए? उसका दिमाग खराब है तो हमारा क्यों नहीं होना चाहिए? हम तो सब मर गए हिंदुस्तानी एक ही बात में, भला उसकी कमीज मेरी कमीज से ज्यादा सफेद कैसे? एक विज्ञापन आता है ना, सारा पढ़ा लिखा हिंदुस्तान इसी में डूब गया, न सोचा न समझा, हम तो लग गए अंधेपने से नकल कर। किसी भी पड़ोसी से पूछा भाई तुमने फ्रिज क्यों लाया, वो पड़ोसी के घर आया, अंत में पूछा तुम क्यों लाए, तो वो अमेरिका लाया। अब अमेरिका ने कुछ मूर्खता की होगी तो तुम क्यों कर रहे हो? या यूरोप के लोगों ने कुछ किया होगा, उन्होंने फ्रिज लाया दवाओं को सुरक्षित रखने के लिए, हमने वो फ्रिज लाया पानी रखने के लिए। अब पानी रखा है फ्रिज में, उसी को पीते रहते हैं और दूसरों को पिलाते रहते हैं, शरीर का इतना नुकसान होता है। और धर्म के हिसाब से जीव हिंसा तो होती ही है, क्योंकि आप जानते हैं ठंडे पानी में जितनी जीव हिंसा होती है उतनी गर्म में नहीं होती। सबसे ज्यादा जीव राशि ठंडे पानियों में ही होती है।
तो धर्म में भी जो आया वो विज्ञान से ही आया, हमें आयुर्वेद में से ही आया। तो आप अगर धर्म पालन करना चाहते हैं तो भी आपका धर्म कहता है, जैन धर्म कहता है कि आप ठंडा पानी न पिए। आयुर्वेद की जानकारी के हिसाब से मैं कह रहा हूँ ठंडा पानी न पिए। अष्टांग हृदय में भी ये कहा गया है ठंडा पानी कभी न पिए। तो आप बोलेंगे फिर पानी कैसा पिए? हमेशा गुनगुना पानी पिए। एक शब्द है गुनगुना, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा। इसी को शायद और एक शब्द में कहते हैं मराठी में कोमट पानी पिए, हल्का गर्म पानी, ल्यूक वार्म, वैसा पानी पिए। क्योंकि आपका जो शरीर है, मैं फिर से वो बात दोहरा रहा हूं कि अपना शरीर जो हल्का गर्म है, ज्यादा गर्म नहीं है, 37 डिग्री हल्का गर्म माना जाता है, तो हल्के गर्म शरीर में हल्का गर्म पानी ही अनुकूल होगा। तो आप हमेशा जीवन में याद रखें कि पानी गुनगुना हल्का गर्म ही पिए, फ्रिज का कभी नहीं, बर्फ डाला हुआ गलती से भी नहीं। किसी को ना पिलाएं और किसी के आग्रह को स्वीकार भी ना करें। कई बार लोग आग्रह करते हैं, अरे भाई पी लो, एक दिन में क्या हो जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा। उनसे कहो भाई नियम है तो नियम है, वो एक दिन टूटा तो 100 दिन टूटेगा, 100 दिन टूटा तो जिंदगी में कभी नहीं बनेगा। नियम तो नियम है, हमने बाधा ले ली या संकल्प ले लिया या स्वीकार कर लिया तो हम तो नहीं करते। फिर लोग आपके हिसाब से चलना शुरू कर देंगे। एक आध बार ऐसा होगा, लोग आपको कहेंगे भाई शरबत पीना है तो गर्म पानी में कैसे पीना, वो तो ठंडे में ही होगा। तो उनसे कहिए गुनगुने पानी में भी शरबत बनता है। चाय बनती है ना कि गर्म होके, तो गुनगुने पानी में भी शरबत बन सकता है, ठंडे पानी में बर्फ डाले हुए नहीं क्यों। तो इस तरह से आप इसको अपने जीवन में कर लें, इसके इतने फायदे होंगे आप सोच नहीं सकते। मैं आपको मेरे 10 साल का तजुर्बा बताता हूँ। 10 साल पहले मैं खुद ठंडा पानी बहुत बार पीता था और अब मैंने 10 साल लगभग हो गया बंद कर दिया ठंडा पानी पीना, फ्रिज का पानी पीना। मुझे इतना फर्क आ गया मेरे पिछले 10 साल के जीवन में कि आप हैरान हो जाए। मेरे मस्तिष्क की तीव्रता बढ़ी, स्मरण शक्ति बढ़ी, नींद पहले से अच्छी हुई, भूख पहले से अच्छी हुई, चुस्ती फुर्ती मेरे में ज्यादा आई, काम करने की ताकत पहले से ज्यादा बढ़ी, इंटरनल कैपेसिटी बढ़ी, प्रतिकारक शक्ति, सब तरह के फायदे मुझे हुए एक छोटा नियम पालन करने में। ठंडा पानी बन गया। और आप ये बात जैन संतों से पूछ लें जो कभी ठंडा नहीं पानी पीते, उनका जीवन भी आपको दिखाई दे जाएगा। कितना विहार करते हैं, कितना पैदल चलते हैं और फिर भी उनके पाँव शरीर सब काम करते हैं। वो इसी कारण से ठंडा पानी नहीं पीते कभी। मैंने तो कई जैन संतों को देखा उबलता हुआ पानी पीते, कितना बहुत सारे जैन संतों का उदाहरण हमारे सामने है। आयुर्वेद के पंडितों से आप पूछ ले जाकर, उनके बहुत सारे उदाहरण हैं। आप खुद अपने जीवन में आज से शुरू करेंगे, परिणाम आपको दिखाई देगा। एक छोटी सी बात कहकर इस नियम को पूरा करूंगा, फिर प्रश्नोत्तरी का समय हो रहा है। अमेरिका में और यूरोप के देशों में आप कभी भी जाइए, कभी भी जाइए, तो वहां आप देखेंगे लोग बहुत ठंडा पानी पीते हैं, चिल्ड वाटर। अमेरिका में तो इतना मूर्खता है, इतनी मूर्खाई है कि पानी को फ्रिज में रखेंगे, 3 दिन 4 दिन 5 दिन रखा रहेगा, खूब ठंडा हो जाएगा, फिर वो ठंडे पानी को निकालेंगे, फिर ऊपर से बर्फ डालेंगे, फिर पिएंगे। इतना ठंडा पानी। परिणाम क्या होता? बहुत ठंडा पानी पीते हैं तो कहा जाता है कि जठर की अग्नि पूरी तरह से मंद हो जाती है, शांत हो जाती है, अग्नि शांत हो जाती है। अब जठर की अग्नि शांत हो गई तो खाना पचेगा नहीं, खाना पचेगा नहीं तो सड़ेगा, सड़ा हुआ खाना सब तरह की गड़बड़ी पैदा करेगा। तो अमेरिका और यूरोप के लोगों को मैंने देखा, उनमें इतनी गड़बड़ी है कि सवेरे जब वो संडास घर में जाते हैं तो 1-1 घंटे तक बाहर नहीं आते। पेट साफ होने में उनको 1-1 घंटा लगता है। कारण ठंडा पानी, क्योंकि बहुत ठंडा पानी पीने से आपकी अंतड़ियां ठंडी है, जठर ठंडा है, बड़ी आंत ठंडी है। बड़ी आंत ठंडी है तो उसमें एक्सपेंशन नहीं हो सकता, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी चली गई तो मल निकलता नहीं, मल अंदर ही फंसा रहता है 1-1 घंटे, और पूरी ताकत लगाते हैं लेकिन मल नहीं निकलता। बहुत दिन के बाद मेरे समझ में आया कि अमेरिकन लोग अपने संडास घर में कमोड सीट क्यों लगाते हैं, वो हिंदुस्तानी पद्धति में क्यों नहीं बैठते।
कमोड सीट के बारे में जब मैं उनसे पूछा हूँ कि भाई तुम्हारे घर में ये जो लेटरिन है ये कमोड स्टाइल की क्यों है, तो वो कहते हैं कि हमको 1 घंटा बैठते हैं। हिंदुस्तानी पद्धति की जो लेटरिन पॉट है वो तो 5 मिनट बैठने के लिए है, 5 मिनट में बैठ के उठ गए, लेकिन उनको तो 1 घंटा बैठना है क्योंकि पेट साफ हो नहीं रहा है। तो आराम से एक सीट बना लिया, कुर्सी की तरह से बैठ गए उस पर और न्यूज़पेपर पढ़ते रहते, मैगजीन पढ़ते रहते। सभी अमेरिकन टॉयलेट रूम में लाइब्रेरी होती है। बहुत दिन बाद मेरे समझ में आया कि वो लाइब्रेरी उनकी मजबूरी का कारण है, उनका टाइम पास करना, 1 घंटे 1.5 घंटे तो क्या करें, अखबार पढ़ते रहते, कमोड पे बैठे रहते। कमोड पे बैठने का कारण है ठंडा पानी। आयुर्वेद में ये कहा गया है कि जो व्यक्ति बहुत स्वस्थ है, स्वस्थ होने का हमारा पैरामीटर क्या है? भारत के आयुर्वेद के सभी विशेषज्ञ कहते हैं कि स्वस्थ होने का सबसे आसान, अगर किसी में लक्षण खोजना हो कि ये स्वस्थ है कि नहीं है, तो ये देखो कि वो संडास घर में कितना समय लगाता है। हमारे यहाँ ये माना जाता है कि आप टॉयलेट में गए और बाहर निकले तो सबसे ज्यादा स्वस्थ। समय लगना ही नहीं चाहिए, बैठे और पेट साफ और बाहर 2-3 मिनट में जो संडास घर से निकलते हैं वो सबसे ज्यादा स्वस्थ है। 5 से 10 मिनट में निकलते हैं वो थोड़े कम स्वस्थ हैं, और जिनको 20-25 मिनट लगते हैं वो तो सोचना शुरू करें, और जो 1-8 घंटे बैठ लेते हैं उनका तो भगवान ही मना करे। और ये सारा दुष्कर्म शुरू होता है ठंडे पानी से, क्योंकि पानी जब बहुत ठंडा आप पीते रहते हैं, जठर ठंडा है, अग्नि बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया, बड़ी आंख आपकी ठंडी पड़ गई, छोटी आंख ठंडी पड़ गई, तो इसमें से समस्या है। इसलिए मेरा ये कहना है कि अमेरिका में जो गलती हो रही है लोगों से वो आप ना करें। कम से कम आप अपने घर में फ्रिज का पानी, बर्फ का पानी रखना बंद कर दें, पीना बंद कर दें, पिलाना बंद कर दें। एक तरफ आपका धर्म पालन होगा और दूसरी तरफ आपका शरीर और स्वास्थ्य पहले से ज़्यादा अच्छा होगा। हमेशा गुनगुना पानी पीने की कोशिश करें। तो अब इस नियम को हर जगह देखें लागू करके। आप खाना खाने के बाद पानी पीना है, 1-1.5 घंटे के बाद पीना है तो गुनगुना। सवेरे उठ के पानी पीना है तो भी गुनगुना। अगर बहुत ज्यादा गर्मियों का मौसम आ गया और आपको लगता है कि गुनगुना पानी भाता नहीं है, तो उस समय कहा गया है कि सामान्य तापमान का पानी पी लें। अब सामान्य तापमान का पानी से मतलब होता है रूम टेम्परेचर का पानी। अब भोजन के नियम के बारे में आज से मैं शुरू करता हूँ। भोजन कैसे करें? भोजन के बारे में पहला नियम है कि जब भी खाना खाएं तो खाने को इतना चबाएं कि जितने आपके दांत, माने धीरे धीरे चबा चबा कर खाना खाएं, जल्दी जल्दी कभी भी खाना ना खाएं। अब जितने हमारे दांत उतनी बार चबाएं, इसका मतलब सीधा सा ये है कि रोटी का एक टुकड़ा मुंह में रखा तो कम से कम 32 बार चबाएं, क्योंकि 32 दांत हैं। अब आप धीरे धीरे चबा चबा कर खाना खाएंगे तो परिणाम क्या होगा? मुंह की लार खूब अच्छे से खाने में मिलेगी, और ये मुंह की लार है ना, अंदर जाकर पेट के अम्ल को शांत करेगी तो खाना पचने का क्रिया शुरू होगा। तो खूब अच्छे से मुंह की लार खाने में मिलकर जाएगी तो खाना सबसे जल्दी पचेगा। इसलिए कभी भी जल्दी जल्दी खाना ना खाएं, धीरे धीरे आराम आराम से चबा चबा कर खाना खाएं। ये खाने का पहला नियम। इसके आगे का दूसरा नियम खाने का, कि कभी भी खाना जमीन पर बैठकर खाएं, खड़े खड़े खाना ना खाएं। खड़े खड़े पानी भी नहीं पीना है, खड़े खड़े खाना भी नहीं खाना, जमीन पर बैठ के खाना खाएं। मैं ऐसे बैठा हूं, आप तो कुर्सी में बैठे हैं, ये कुर्सी में बैठ के भी खाना नहीं खाना, ये बिल्कुल शास्त्र में वर्जित है। जमीन पे बैठना। जमीन पे बैठने का कारण मैं बता चुका हूँ कि जब आप जमीन पे बैठे होते हैं तो गुरुत्व केंद्र नाभि पर है, नाभि पूरी तरह से उसके प्रभाव में है, उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं नाभि चार्ज है, गुरुत्व केंद्र से, गुरुत्व बल से। नाभि के चार्ज होने से जठर भी चार्ज है, जठर चार्ज है तो अग्नि ज्यादा है, अग्नि ज्यादा है तो जो खाएंगे वो जल्दी पचेगा। इसलिए बैठ के खाना खाएं, खड़े खड़े तो कभी ना खाएं।
कुर्सी पे भी बैठ के ना खाएं, जमीन पे बैठ के खाएं। तो अब बहुत लोग मुझे ये कहते हैं कि जी डाइनिंग टेबल ले लिया, तो मैं उनको कहता हूं बेच दो वापस, कुछ काम का तो वो है नहीं। आप अगर हिसाब लगाओगे, चेन्नई जैसे शहर में 1 स्क्वायर फीट जमीन यहां कितने की है? 7,000। मान लो 8,000 1 स्क्वायर फीट। डाइनिंग टेबल कितने स्क्वायर फीट का? 10 बाई 10 का मान लें, या 10 बाई 8 का, 10 बाई 10 का, तो 100 स्क्वायर फीट। अब 100 स्क्वायर फीट जमीन आपने फोकट में दे रखी है डाइनिंग टेबल को, जो 8,000 रुपए स्क्वायर फीट के भाव की है, जिसका कोई उपयोग नहीं होता, और उपयोग तो हो ही नहीं रहा, जगह और घेर रखी, सफाई करने में भी तकलीफ आती है। तो आपने तो कहा कि हमने तो घर की शान बढ़ाने के लिए लाई है, तो उससे शान बढ़ रही है या जिंदगी खराब हो गई? और वैसे भी साहूकार पेट में घर छोटे हैं, तो छोटे घरों में खुला स्थान रहे, वो डाइनिंग टेबल लगा के आपने वो भी घेर रखा है। घर के बारे में एक बात आप हमेशा याद रखिए, वास्तु में, भारतीय वास्तु जो है ना, भारतीय वास्तु, उसमें बहुत स्पष्ट कहा गया है, घर में स्थान जितना खुला होगा, आपका दिल और दिमाग उतना ही खुला होगा। और घर में स्थान जितना घिरा हुआ होगा, संकुचित, दिल और दिमाग दोनों संकुचित होंगे। हिंदुस्तान के हर एक क्षेत्र में इसी तरह की परिस्थिति बनी है, और हर एक क्षेत्र में भारत सरकार ने ओजीएल के नाम पर, ओपन जर्नल लाइसेंस की पॉलिसी के नाम पर, इस तरह से विदेशी सामानों को बेचने की खुली छूट दी है। अभी तक हमारे देश में क्या हो रहा था कि जो वस्तुओं का विनिमय है या वस्तुओं का व्यापार है, उसमें भारत सरकार ने विदेशी कंपनियों को बुलाना शुरू किया था पिछले 7-8 वर्षों में उदारीकरण के नाम पर। अब अमेरिकन और यूरोपियन कंपनियां ये चाहती हैं कि वस्तुओं के साथ साथ सेवा के क्षेत्र में भी हमारा धंधा भारत में बढ़े, और सेवा के क्षेत्र में भारत में अमेरिकन और यूरोपियन कंपनियों का धंधा बढ़ाने के लिए भारत के ऊपर अमेरिकन और यूरोपियन कंपनियों का दबाव आना शुरू हुआ है। और आप जानते हैं कि भारत सरकार के ऊपर इसी तरह का दबाव 1994 के साल में आया था, जब भारत सरकार ने गेट करार पर हस्ताक्षर किए थे, WTO के प्रस्ताव को स्वीकृति दी थी। और उसी समय भारत सरकार के ऊपर यह दबाव था कि आपने वस्तुओं के क्षेत्र में तो बाजार को खोल दिया विदेशी कंपनियों के लिए, अब सेवा के क्षेत्र में भी बाजार को खोलिए विदेशी कंपनियों के लिए। तो भारत सरकार ने क्या किया, अमेरिका के इस दबाव में आकर, यूरोप के देशों के दबाव में आकर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी कुख्यात संस्थाओं के दबाव में आकर हिंदुस्तान में एक मल्होत्रा कमेटी बनाई, और मल्होत्रा कमेटी को यह जिम्मेदारी दी गई कि सेवाओं के क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को भारत में बुलाने के लिए हम दरवाजा खोलना चाहते हैं, अतः आप बीमा के क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को कैसे बुलाया जाए और कौन से रास्ते से बुलाया जाए, उसके लिए रिपोर्ट तैयार करिए। मुझे बहुत दुख होता है ये कहकर कि मल्होत्रा जैसे व्यक्ति ने हिंदुस्तान में रहते हुए अमरीकी एजेंट की तरह से काम किया इस देश में, और उन्होंने भारत सरकार को यह रास्ता बताने की कोशिश की कि बीमा के क्षेत्र में कैसे विदेशी कंपनियों को बुलाया जा सकता है। उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की, वो रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी गई। उस रिपोर्ट में उन्होंने बताना शुरू किया कि जिस तरह से बीमा के क्षेत्र में हमारे देश की जो पब्लिक सेक्टर की बड़ी कंपनियां हैं, LIC है, GIC है, इनको खत्म कराना होगा और इनके स्थान पर अमेरिकन और यूरोपियन कंपनियों को लाना होगा। और उस प्रस्ताव को भारत सरकार ने स्वीकार करके फिर हिंदुस्तान में बीमा के क्षेत्र में निजीकरण का प्रयास, प्राइवेटाइजेशन का प्रयास और ग्लोबलाइजेशन का प्रयास शुरू किया। आप जानते हैं
और इस देश के राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में आप गंभीरता से पढ़ते होंगे, सोचते होंगे, विचारते होंगे। हमारे देश की एक सरकार ने इस पर बहुत ही गंभीरता से काम किया कि बीमा के क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को कैसे बुलाया जाए और बीमा के क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश की छूट कैसे दी जाए। और जिस समय भारत सरकार ने यह प्रयास शुरू किया तो उस समय हमारे देश के वित्त मंत्री हुआ करते थे, उनका नाम था चिदम्बरम। चिदम्बरम जैसे लोग जब वित्त मंत्री बनते हैं हिंदुस्तान में तो उनसे यही उम्मीद हो सकती है जो वो करते रहे। मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूं और मुझे बहुत दुख होता है कि किस तरह के लोग इस देश में वित्त मंत्री बनते हैं। एक बार चिदम्बरम वित्त मंत्री होते हुए लंदन गए और लंदन में जाकर उन्होंने लंदन के कुछ बड़े बड़े पूंजीपतियों के सामने एक भाषण दिया और उस भाषण में चिदम्बरम महोदय ने लंदन के पूंजीपतियों को कहा कि आज से कई वर्ष पहले हमने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में बुलाया था और ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान को लूटा था और 200 वर्षों के लिए हिंदुस्तान को गुलाम बनाया था। मैं आपको दोबारा निमंत्रण देने के लिए आया हूं, आप हिंदुस्तान में आइए, आप हिंदुस्तान में आइए। मैंने हिंदुस्तान के सारे दरवाजे खोल दिए हैं, आप आइए और पूरे हिंदुस्तान की संपत्ति को लूट कर ले जाइए और इसके लिए आपको बहुत बड़ा इनाम भारत में मिलेगा। मुझे शर्म आती है कि ऐसे चिदम्बरम नाम के लोग इस देश में वित्त मंत्री बन सकते हैं और उन्होंने अपनी पूरी की पूरी वफादारी अमेरिकन और यूरोपियन पूंजीपतियों के साथ निभाते हुए हिंदुस्तान में विदेशी बीमा कंपनियों को बुलाने का रास्ता बनाने का प्रयास किया और उसका एक बिल तैयार करके उन्होंने संसद में पेश करने के लिए तैयारी की। उस समय बहुत अच्छा हुआ कि हिंदुस्तान की जो विपक्षी पार्टियां थी उन्होंने उस विधेयक को पारित नहीं होने देने की कसम खाई थी और विपक्षी पार्टियों ने एकजुट होकर उस विधेयक को सरकार के किसी भी ताकत से पारित नहीं होने देंगे ऐसा संकल्प किया। नतीजा यह हुआ कि भारत सरकार को विधेयक वापस लेना पड़ा। मुझे बहुत खुशी हुई उस दिन और खुशी इस बात की हुई कि हिंदुस्तान की तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने बहुत सारे अंतर विरोधों को बाजू में रखकर एक राष्ट्रीय प्रश्न पर समझौता किया और विदेशी बीमा कंपनियों को भारत में रोकने के लिए विधेयक को पारित नहीं होने दिया। लेकिन उससे ज्यादा दुख की बात मुझे आज ये हो रही है कि जिन राजनीतिक पार्टियों ने चिदम्बरम के वित्त मंत्री होने के समय में बीमा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को घुसने नहीं देने का विधेयक पारित नहीं होने दिया था, आज दुर्भाग्य से वही राजनीतिक पार्टियां हिंदुस्तान के बीमा क्षेत्र का विदेशीकरण करने की तैयारी कर रही हैं। जिन लोगों ने जिंदगी भर स्वदेशी का नारा लगाया, जिन्होंने जिंदगी भर लोगों को स्वदेशी का नारा लगाकर वोट बटोरा, जिन्होंने जिंदगी भर राष्ट्रवाद की बात करी, जिन्होंने जिंदगी भर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का नारा लगाया, आज उन्होंने अमेरिका के सामने घुटने टेक कर हिंदुस्तान का बीमा क्षेत्र विदेशी कंपनियों को खोलने का फैसला किया। यह चिदम्बरम ने जो किया था उससे भी ज्यादा अफसोस का काम अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में करने जा रही है। मैं मानता हूं कि ये बहुत ही खराब काम इस देश में होने जा रहा है और बाकायदा क्या किया है इन देश की सरकारों ने कि एक तरफ तो बीजेपी की सरकार है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार है, वो बीमा के क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को बुलाने की तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस की पार्टी ने भारत सरकार को पूरी तरह से समर्थन देने का फैसला कर लिया। अब आप जरा ध्यान देंगे कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी, दूसरी तरफ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, दोनों ने मिलकर फैसला कर लिया है कि अब वो बीमा के क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को लाने के लिए तैयार है। इसका माने हिंदुस्तान के दो बड़े राजनीतिक दलों ने पूरे हिंदुस्तान के विदेशीकरण का अभियान शुरू कर दिया है। और शर्म की बात यह है कि जिन्होंने जिंदगी भर स्वदेशी का नारा लगाया अब वो इस तरह का काम करने के लिए जा रहे हैं। मुझे उससे भी बड़ा अफसोस इस बात का होता है कि इस समय जो केंद्र में सरकार चल रही है उस सरकार में 3 ऐसे बड़े मंत्री हैं जिन्होंने एक बार हिंदुस्तान के स्वदेशीकरण का प्रयास किया था। आप याद करिए 1977 में इस देश में जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उसके प्रधानमंत्री थे श्री मोरारजी भाई देसाई।
उसके विदेश मंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, उस सरकार के उद्योग मंत्री थे श्री जॉर्ज फर्नांडीज, उस सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्री थे श्री लाल कृष्ण आडवाणी। और इन लोगों ने 1977 की सरकार में आने के बाद अमेरिकन कंपनी कोका कोला को हिंदुस्तान से भगाया था, अमेरिकन कंपनी IBM को हिंदुस्तान से भगाया था, अमेरिकन कंपनी ICL को हिंदुस्तान से भगाया था। और उस समय इन सब ने नारा लगाया था कि जनता पार्टी की सरकार हिंदुस्तान का स्वदेशीकरण करेगी और हम उसके लिए वचनबद्ध हैं। दुर्भाग्य आज हमारे देश का यह है कि उस सरकार के तीनों मंत्री आज केंद्र सरकार में पहले से ज्यादा ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं। श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जो विदेश मंत्री हुआ करते थे आज प्रधानमंत्री हैं। श्री लाल कृष्ण आडवाणी जो पहले सूचना और प्रसारण मंत्री हुआ करते थे वो आज गृह मंत्री हैं। श्री जॉर्ज फर्नांडीज जो पहले उद्योग मंत्री हुआ करते थे आज रक्षा मंत्री हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि इन तीनों का प्रमोशन हुआ है और प्रमोशन होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये हिंदुस्तान का स्वदेशीकरण और तेजी के साथ करेंगे। जब 1977 की सरकार में ये छोटे मंत्री हुआ करते थे तब इन्होंने अमेरिकन कंपनियों को भगाया था हिंदुस्तान से, तो अब ज्यादा बड़े मंत्री होने के बाद तो ज्यादा अमेरिकन कंपनियों को भगाएंगे हिंदुस्तान से, ऐसा मैं सोचता था। लेकिन मेरा सोचना गलत साबित हुआ और अफसोस इस बात का है कि अभी यही लोग सबसे पूरी ताकत लगाकर अमेरिकन कंपनियों को भारत में बुलाने का खेल खेल रहे हैं। और ये मेरे लिए बहुत अफसोस की बात है। और इस अफसोस का जो दूसरा घटनाक्रम है वो ये कि एक तरफ वस्तुओं का बाजार विदेशी कंपनियों के लिए खोला इन्होंने पूरी तरह से। आज विदेशी कंपनियां छा गई हैं हिंदुस्तान के बाजार में, 80,000 करोड़ रुपए की संपत्ति लूटी जा रही है। पिछले 1991 से जब से उदारीकरण की नीतियां शुरू हुई हैं, विदेशी माल सस्ता बिकना शुरू हुआ है। OGL की पॉलिसी के तहत विदेशी खाद्य तेल 20 रुपए लीटर का मिलता है, हमारे देश का खाद्य तेल 40 से 45 रुपए लीटर का होता है। विदेशी लोहा 7,000 रुपए टन में है, स्वदेशी लोहा 14,000 रुपए टन में है। हर विदेशी माल सस्ता है, स्वदेशी माल महंगा है, क्योंकि विदेशी माल पर टैक्स बहुत कम कर दिए हैं सरकारों ने। तो नतीजे ये निकले हैं कि हिंदुस्तान की 40 से 50% छोटी छोटी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। हमारे देश की स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पर सबसे बुरा असर पड़ा है इस उदारीकरण और जागतिकीकरण की नीतियों का। अभी थोड़े दिन पहले मैं गुजरात गया था और अहमदाबाद में मेरी एक जाहिर सभा थी। उस सभा को करने के बाद गुजरात प्रदेश सरकार के एक माननीय मंत्री जी से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि राजीव भाई आप बिल्कुल सच बोलते हैं। 1991 से जब से विदेशी माल सस्ता बिकना शुरू हुआ, गुजरात सरकार ने अभी एक कमीशन बनाया था। उस कमीशन ने रिपोर्ट दिया है कि 50% गुजरात के छोटे उद्योग बंद हो चुके हैं। वापी में 3,000 से ज्यादा फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं। वापी के अलावा अहमदाबाद में 50 से 55% फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। सौराष्ट्र में 55 से 60% फैक्ट्रियां बंद हुई हैं। अभी 2 दिन पहले मैंने देखा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का बयान था कि विदेशीकरण के चलते, उदारीकरण के चलते इस महाराष्ट्र की 50 से 60% इंडस्ट्रीज बंद हुई हैं। केंद्र सरकार खुद मानती है कि जब से विदेशी कंपनियों का माल ज्यादा बिकना शुरू हुआ, हिंदुस्तान के 3 लाख उद्योग पूरे देश में बंद हुए हैं और 8 करोड़ से ज्यादा मजदूर बेकार हुए हैं। तो अभी तक तो हमारे देश में उद्योग के क्षेत्र में, वस्तुओं के क्षेत्र में विदेशी कंपनियां आई, तब हिंदुस्तान के 3 लाख उद्योग बंद हो गए, 8 करोड़ मजदूर बेकार हो गए। अब आप जरा कल्पना करिए कि अगर बीमा के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, माने हमारे देश के पूरे सर्विस के सेक्टर में अगर विदेशी कंपनियां इसी तरह से घुसती चली गई, तब इस देश में बेरोजगारी का क्या होगा और तब इस देश में पैसे के बाहर जाने का रेशियो क्या होगा। मैं अभी आता था, रास्ते में बात कर रहा था, इस हिंदुस्तान के बीमा के क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को आने में इसलिए लालच आता है कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें ज्यादा पूंजी निवेश की जरूरत नहीं, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कोई टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कोई हाईटेक लाने की जरूरत नहीं, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें लाकर हिंदुस्तान में कोई असेट्स बनाने की जरूरत नहीं। ये अकेला एक और एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत कम पूंजी निवेश से काम शुरू करा सकता है और इसी क्षेत्र में व्यापार बहुत भयंकर हो सकता है और मुनाफे बहुत भयंकर हो सकते हैं। आप तो स्वयं जानते हैं, आप LIC में काम करते हैं। LIC जब शुरू हुआ
1956 में भारत में तो 5 करोड़ रुपए की पूंजी से यह व्यापार शुरू हुआ था और 5 करोड़ की पूंजी निवेश करके भारत सरकार ने जो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन बनाया, आज उसमें हिंदुस्तान के लोगों ने अपना विश्वास प्रदर्शित करके 1,25,000 करोड़ रुपए की पूंजी जमा की हुई है। इस बात का अर्थ जरा गहराई से समझिए कि जो व्यापार हमारे देश में 5 करोड़ रुपए से शुरू हुआ, माने 5 करोड़ रुपए के इनिशियल पेड अप कैपिटल पर LIC का काम शुरू हुआ और आज उस LIC के पास फंड्स के रूप में हिंदुस्तान के लोगों ने अपना विश्वास प्रदर्शित करते हुए 1,25,000 करोड़ रुपए दे रखा है जो आपके पास जमा है। इसका अर्थ यह है कि हिंदुस्तान के लोगों के मन में बचत करने की बड़ी भारी मन में संकल्प शक्ति है। ये इस बात का प्रमाण है कि हिंदुस्तानी आदमी बचत करता है और अपने किए गए खून पसीने की कमाई के बचत को आपके पास रखता है। और आप भी क्या करते हैं, क्योंकि आप इस राष्ट्र के लिए बने हैं और ये राष्ट्र आपका है, आप इस राष्ट्र के हैं, तो आपके पास जो इस तरह की बचत आती है वो आप हिंदुस्तान के ही विकास के काम में लगाते हैं। मैं देख रहा था कि इसी LIC ने हिंदुस्तान के विकास के काम में विद्युत के क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है और इसी तरह से पानी के क्षेत्र में, माने हिंदुस्तान के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध हो उसके लिए 10-12 हजार करोड़ रुपए का पूंजी निवेश, गृह के काम के लिए, हाउसिंग के काम के लिए। मैं कुल मिलाकर देख रहा था कि हिंदुस्तान की सामाजिक सेवाओं को बढ़ाने के लिए LIC ने लगभग 25 से 30 हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अभी तक किया। माने लोगों की कुल जमा पूंजी आपके पास 1.25 लाख करोड़ है और वही जो पूंजी लोग जमा करते हैं उसी में से आपने अब तक लगभग 30,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है जो देश के लोगों को सुविधाएं देने के लिए है, उनको बिजली की सुविधाएं देने के लिए, पानी की सुविधाएं देने के लिए। इसका माने यह है कि LIC जैसी कंपनियां या GIC जैसी कंपनियां या सर्विस सेक्टर की हिंदुस्तानी कंपनियां इसी देश के विकास के काम में अपना पैसा लगाती हैं। और मैंने यह भी जाना और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप जितना मुनाफा कमाते हैं उसमें से सिर्फ 5% भारत सरकार को जाता है, 95% मुनाफा आपके जो पॉलिसी धारक हैं उन्हीं में बट जाता है। तो जो कंपनियां 95% अपने मुनाफे का पूंजी धारकों में बंटवारा करती हों, ऐसी कंपनियों के क्षेत्र में अगर विदेशियों को घुसाया जाएगा तो आप सोचिए कि क्या होगा इस देश का। जो मुझे सबसे बड़ी चिंता होती है कि बीमा के क्षेत्र में अगर विदेशी कंपनियों को घुसाया भारत सरकार ने तो हमारे देश की जनता की ये खून पसीने की कमाई की जो पूंजी है, जिसको हम डोमेस्टिक सेविंग्स कहते हैं, ये डोमेस्टिक सेविंग्स हिंदुस्तान के लोगों की जो आपके पास रखी हुई है, दुर्भाग्य से ये सारी की सारी डोमेस्टिक सेविंग्स अगर विदेशियों के हाथ में चली गई तब हिंदुस्तान के विकास के लिए पैसा कहां से आएगा। आप जानते हैं कि दुनिया के जिन देशों ने भी सच्चा विकास किया है वो अपने देश की घरेलू बचत को ध्यान में रखकर किया है। आप दुनिया के किसी भी विकसित देश का उदाहरण लीजिए, जैसे चीन का उदाहरण लीजिए। चीन ने आज तक 50 साल में जितनी भी तरक्की की है उस तरक्की में सबसे बड़ा योगदान चीन के लोगों के घरेलू बचत का रहा है, डोमेस्टिक सेविंग्स का रहा है। आज दुनिया में अगर कोई एक और एक देश ऐसा है जहां पर डोमेस्टिक सेविंग्स सबसे ज्यादा है तो उसका नाम है चीन। चीन का एक साल का जो सारा का सारा GDP होता है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का सारा उनका वैल्यू होता है, उसका 36% वहां सेविंग्स होती हैं। तो चूंकि उन्होंने अपने जो उत्पादन हो रहा है पूरे राष्ट्र में चीन के, वहां की उत्पादन के 36% तक के स्तर तक उन्होंने घरेलू बचत बनाई है और उस बचत ने चीन का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो हम हिंदुस्तानी लोगों को यह बात गंभीरता से समझनी चाहिए कि कल को हमें भी अगर स्वावलंबी विकास करना हो, स्वदेशी आधारित विकास करना हो, तो यही घरेलू बचत है जो हमारे देश के काम में आ सकती है। कोई विदेशी कंपनी हमारा विकास करने के लिए नहीं आ सकती। हम हमारी पूंजी से ही अपने देश का विकास कर सकते हैं। आप जान लीजिए, दुनिया भर का नियम है कि आपका घर बनाने के लिए कोई विदेशी नहीं आएगा। आपको अपना घर बनाना है तो अपने अभिक्रम से, अपनी ताकत से बनाना होगा। ये विदेशी कंपनियां जो आएंगी वो भारत का विकास करने के लिए नहीं आएंगी। ये विदेशी कंपनियां आएंगी वो भारत से संपत्ति लूट कर ले जाने के लिए आएंगी।
कि वो भारत का विकास करने नहीं आएंगे, वो अपना विकास करने के लिए इस देश में आएंगे। और उनको दिखाई दे रहा है कि यह बीमा का क्षेत्र इतना लाभ देने वाला क्षेत्र है कि बहुत कम पूंजी निवेश पर इसमें इतना भयंकर मुनाफा हो सकता है। आज LIC का कुल मुनाफा साल का 30-35 हजार करोड़ रुपए के आसपास है। तो अमेरिकन कंपनियों को यह दिखाई दे रहा है कि 5 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश से LIC नाम की कंपनी हिंदुस्तान में 40 साल के अंदर अगर 30-35 हजार करोड़ रुपए का कुल मुनाफा कमा सकती है, कुल आय अपनी दिखा सकती है, तो अमेरिकन कंपनियां इस क्षेत्र में अगर घुस गई तो कितने हजार करोड़ रुपए का मुनाफा उनको हो सकता है। इस दृष्टि से अमेरिकन और यूरोपियन कंपनियां हिंदुस्तान में घुसना चाहती हैं। और दुख मुझे इस बात का है कि हमारे ही देश के नेता उनको इस काम में मदद कर रहे हैं और हिंदुस्तान में घुसाने के लिए रास्ता बनाने जा रहे हैं और संसद में एक ऐसा विधेयक लेने जा रहे हैं जो विधेयक के आधार पर हिंदुस्तान में विदेशी बीमा कंपनियों के लिए रास्ता खुलेगा और विदेशी लूट का एक नया अध्याय इस देश में और बड़े पैमाने पर शुरू हो जाएगा। इसलिए यह गंभीर बात है हम सबको सोचने के लिए। और मुझे यह लगता है कि आज हमने अगर पूरी ताकत लगाकर इस तरह की चीजों को नहीं रोका तो कल जानते हैं क्या होगा। आज वो बीमा के क्षेत्र में घुस रहे हैं, कल बैंकों के क्षेत्र में घुसेंगे, फिर शिक्षा के क्षेत्र में घुसेंगे, फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में घुसेंगे, फिर दुकानदारी के क्षेत्र में भी घुस जाएंगे, फिर छोटी मोटी जितनी सेवाएं हिंदुस्तान में है सब में विदेशी घुस जाएंगे। एक तरफ तो पूंजी के क्षेत्र में घुस चुके हैं, वो शेयर बाजार में तो घुस ही चुके हैं विदेशी, अब सेवा के क्षेत्र में घुसने की तैयारी है, वस्तुओं के क्षेत्र में सरकार उनको घुसा ही रही है। और मुझे जो दुख होता है ये जानते हुए कि अगर ये सारे के सारे क्षेत्र विदेशियों के हाथ में ही चले जाएंगे तो हम हिंदुस्तानियों को फिर क्या करने के लिए बचेगा। ये हम सबके लिए एक गंभीर प्रश्न है और ये हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ प्रश्न है, ये हमारे हिंदुस्तान के अस्तित्व से जुड़ा हुआ प्रश्न है, राष्ट्र की अस्मिता के साथ जुड़ा हुआ सवाल है, राष्ट्र की आर्थिक आजादी के साथ जुड़ा हुआ सवाल है, राष्ट्र की संप्रभुता के साथ जुड़ा हुआ सवाल है। मैं बहुत बार इन नेताओं से मिलता रहता हूं और कभी कभी मैं इनसे पूछता हूं कि आप जब कुर्सी पर नहीं होते हैं तब बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कुर्सी पर बैठते ही आपकी हवा क्यों निकल जाती है, आप ये उल्टे काम करना क्यों शुरू करते हैं। तो अक्सर ये नेता आप मुझको क्या जवाब देते हैं, वो कहते हैं राजीव भाई आप तो जानते ही हैं कि पुरानी सरकारों ने बहुत सारे समझौते कर रखे हैं, 1994 की सरकार ने गेट करार का समझौता कर दिया, अब हमारी मजबूरी ये है कि हमें वही समझौता हिंदुस्तान में आगे बढ़ाना है। और मैं फिर उनको एक सवाल और पूछता हूं कि अच्छा अगर यही बात है कि पुरानी सरकार ने एक समझौता किया जिसका नाम गेट करार का समझौता या डंकल प्रस्ताव या WTO का एग्रीमेंट और हम मानते हैं कि वो गलत समझौता था और आप भी उसी गलत समझौते को आगे बढ़ा रहे हो, तो आप में और पुरानी सरकार में फर्क क्या। क्या हम आपको इसलिए लेकर आए थे वोट देकर कि आप भी वही गलती करना जो पुरानी सरकार कर रही थी। पुरानी सरकार ने अगर हिंदुस्तान को खड्डे में फेंका तो आप उसको खड्डे से निकाल के खाई में फेंकना चाहते हो। हम एक सरकार लाते हैं, वो गलतियां करती है, उसको हटाते हैं, दूसरी सरकार लाते हैं, अब दूसरी सरकार भी वही गलती करे जो पुरानी सरकार करती है, तो ये सरकार बदलने का नाटक क्यों करते हो। तुम सब मिलकर एक ही खानदान क्यों नहीं बना लेते। हिंदुस्तान के लोगों को क्यों बेवकूफ बनाते हो कि हम अलग खानदान के हैं, हम अलग खानदान के हैं, हमारा चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा, हमारा चुनाव चिन्ह कमल का फूल, ये सब एक कर दो। जब पुरानी सरकार की नीतियों को ही तुम्हें चलाना है और नई सरकार कोई नई नीति बनाना ही नहीं चाहती, तो हम तो मानते हैं कि जनता के लिए तो ये सब खानदान एक ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है। और अगर आपकी नीतियों में फर्क नहीं है तो जब आप वोट मांगने जाते हो तो क्यों बोलते हो फलानी पार्टी बेकार है, मेरी पार्टी बहुत अच्छी है। कहो कि हम सब पार्टी वाले एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, जो वो करते हैं वो हम करने वाले हैं। अब आपकी हिम्मत हो तो वोट दीजिए, वरना मत दीजिए। और अगर इस ईमानदारी से वोट मांगोगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि अभी तक तो हिंदुस्तान की 50% जनता ही वोट देने जाती है, फिर शायद 5% जनता भी वोट देने नहीं जाएगी। लेकिन ये ऐसा नहीं करते, ये जब चुनाव लड़ते हैं तो बड़े बड़े वायदे करते हैं आपसे और बड़े बड़े सपने दिखाते हैं आपको और ऐसे ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिनका मुझसे और आपसे कुछ लेना देना नहीं। पिछला चुनाव हुआ उसमें मुद्दा उठाया स्थिरता का, पिछला चुनाव हुआ उसमें मुद्दा उठाया गुड गवर्नेंस का।
मेरे लिए गुड गवर्नेंस का मतलब क्या? मेरे लिए गुड गवर्नेंस का मतलब यह है कि पुरानी सरकार की हुई गलतियों को नई सरकार नहीं करेगी, वही मेरे लिए गुड गवर्नेंस है। अगर पुरानी सरकार ने विदेशी कंपनियों को बुलाकर हिंदुस्तान के बाजार को खोला, हिंदुस्तान के 3 लाख उद्योग उसमें बंद हो गए, 8 करोड़ मजदूर बेकार हो गए, तो गुड गवर्नेंस का मतलब क्या होगा कि नई सरकार आएगी, वो 3 लाख बंद पड़े हुए उद्योगों को नया खुलवाएगी और 8 करोड़ जो बेकार हुए हैं उनको नया काम दिलवाएगी। तब तो मैं समझता हूं कि गुड गवर्नेंस हुई। अब नई सरकार आकर बोलती है कि पुरानी सरकार ने तो 3 लाख उद्योग बंद कराए थे, हम 6 लाख और कराएंगे। तो यह गुड गवर्नेंस हुआ कि बैड गवर्नेंस हुआ? और मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि वो 13 महीने सरकार चली और गिर गई तो दुनिया भर में स्थिरता का नारा लगा दिया। अब तुम्हारे पास स्थिर मेजॉरिटी आ गई तो तुम 13 महीने की सरकार ने जितनी विदेशी कंपनियों को बुलाया उससे और ज्यादा आप बुलाना चाहते हो। तो स्थिरता किसके लिए? जनता के लिए कि तुम्हारी कुर्सी के लिए? तो स्थिरता का नारा या गुड गवर्नेंस का नारा जनता के लिए नहीं है। स्थिरता का नारा और गुड गवर्नेंस का नारा उनकी अपनी जो कुरीतियां हैं, जो उन्होंने गलत नीतियां बना रखी हैं, उन्हीं को लगातार आगे बढ़ाने के लिए है। इसका अर्थ बिल्कुल साफ है। इसका अर्थ यह साफ है कि अब हिंदुस्तान की 2 राजनीतिक पार्टियों से तो आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते कि वो इस राष्ट्र के हित में कुछ करेंगे। उन्होंने तो गठजोड़ कर लिया है और गठजोड़ ऐसे विचित्र तरीके से किया है कि अभी थोड़े दिन पहले फिक्की का एक सम्मेलन हुआ था दिल्ली में। उस सम्मेलन में हमारे माननीय प्रधानमंत्री गए और भाषण देकर आए कि मैं उदारीकरण की गति को और तेज करने वाला हूं। दूसरे दिन मैंने देखा कि श्रीमती सोनिया गांधी भी पहुंच गई वहां भाषण देने और उन्होंने कहा कि भारत सरकार जब उदारीकरण की गति को तेज करेगी तो हम पूरा समर्थन सरकार को देने वाले हैं। तो इसका माने अंदर खाने में दोनों की दोस्ती है, बाहर खाने में झगड़ा है। आपको दिखाने के लिए झगड़ा है, मुझको दिखाने के लिए झगड़ा है। अंदर ही अंदर कोई झगड़ा नहीं है, समझौता कर रखा है कि तुमने जितना देश बेचा उससे ज्यादा हम बेचेंगे, तुमने जितनी चैंपियनशिप मारी है उससे ज्यादा हम मारेंगे, तुमने हमको समर्थन दिया था हम तुमको समर्थन देंगे। इस तरह के गठजोड़ की राजनीति अब शुरू हुई है। और मुश्किल यह है कि जब इस तरह की राजनीति देश में चलती है और इस तरह के विधेयक लाने जब शुरू हो जाते हैं संसद में, तो आप जानते हैं कि एक नया तरीका और आया है। कहते हैं इस देश में प्रजातंत्र चलता है, लेकिन आप जानते हैं कि डिक्टेटरशिप भयंकर पैमाने पर चल रही है इस देश में। कैसी डिक्टेटरशिप चल रही है? मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि कांग्रेस पार्टी में ऐसे कई एमपी हैं जो बीमा क्षेत्र के निजीकरण के पूरी तरह से विरोधी हैं। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे कुछ एमपी हैं जो बीमा क्षेत्र के विदेशीकरण और निजीकरण के पूरी ताकत के साथ विरोधी हैं। और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। लेकिन क्या होगा मैं आपको आज बताता हूं कि जो लोग विरोधी हैं बीमा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को बुलाने के, उनको व्हिप जारी किया जाएगा। एक तरफ बिल लाया जाएगा, दूसरी तरफ पार्टियों की तरफ से व्हिप जारी किया जाएगा और व्हिप जारी करके सांसदों को यह बताया जाएगा कि जो सरकार चाहती है वैसा वोट डालो। अगर तुमने सरकार के कहने पर वोट नहीं डाला तुमको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। और आजकल के एमपीज इतने कमजोर हो गए हैं कि उनको पार्टी छोड़ना मंजूर नहीं है, भले ही देश खड्डे में चला जाए। वो बातचीत में कई बार मुझे कहते हैं, मैं कई एमपी से मिल चुका हूं, 250 से ज्यादा एमपी से मैं पिछले 3 वर्षों में मिला हूं। और मैंने हर एक से यह पूछा कि आप क्या मानते हैं विदेशी कंपनियों को ज्यादा आना चाहिए, बीमा के क्षेत्र में आना चाहिए, बैंकिंग में आना चाहिए? वो कहते हैं नहीं आना चाहिए। तो मैंने जब उनसे पूछा कि अच्छा ईमानदारी से ये बताना, ये बिल आएगा तब तुम क्या करने वाले हो? तो उन्होंने कहा राजीव भाई हम तो कुछ नहीं कर सकते, व्हिप आएगा और जो व्हिप कहेगा वही हमें तो करना पड़ेगा। तो मैंने कहा आप फिर ईमानदारी से ये बताओ कि जब आप वोट मांगने आते हो मेरे पास तो आप बोलते हो कि हम आपके प्रतिनिधि बनेंगे इसलिए आप हमको वोट दीजिए, तो आप मेरे प्रतिनिधि बनकर वोट लेकर संसद में जाकर बैठते हो और काम पार्टी का करते हो, प्रतिनिधि मेरे बने हुए हो, काम पार्टी का करते हो, तो तुमसे जैसा बेवकूफी वाला आदमी कौन है? मुझसे वोट मांगा, मैंने तुमको वोट दिया, 6-7 लाख की आबादी का आप रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी वो 6 लाख वोटर के प्रति है या एक पार्टी के अध्यक्ष के प्रति है? आप बताइए। और अगर आप ईमानदारी से ये कहते हैं कि हमारी प्रतिबद्धता पार्टी के प्रति है, तो फिर आप ये क्यों कहते हैं कि हम आपके प्रतिनिधि हैं?
आप मेरे प्रतिनिधि कहां हैं? आप तो पार्टी के प्रतिनिधि हैं। और दुर्भाग्य हम सबका यह है कि ये सारे के सारे एमपीज जब संसद में जाकर बैठते हैं तो इनको जितनी पगार मिलती है वो जनता के प्रतिनिधि के रूप में मिलती है, इनको जितनी सुविधाएं मिलती हैं वो जनता के प्रतिनिधि के रूप में मिलती हैं, इनको जितनी और दूसरी तरह की सेवाएं मिलती हैं वो जनता के प्रतिनिधि के रूप में मिलती है, लेकिन काम ये जनता के प्रतिनिधि के रूप में नहीं करते। दुर्भाग्य मुझे ये कहना पड़ता है कि ये सब सांसद पार्टियों के बंधुआ मजदूर हो गए। बॉन्डेड लेबर होता है ना, वो मालिक की इच्छा के अलावा कुछ नहीं कर सकता, वैसे ही बॉन्डेड लेबर हमारे ये सब सांसद हो गए। एक तरफ मानते हैं सिद्धांत रूप में कि आपकी बात बराबर है, लेकिन संसद के अंदर जब उसके विरुद्ध वोट डालने की बात आती है तो वो कहते हैं कि ये हमारी क्षमता के बाहर है क्योंकि पार्टी का व्हिप जारी हो गया। आप जान लीजिए, ये पार्टियों ने व्हिप जारी करने की जो परंपरा बनाई है, ये हिंदुस्तान को डिक्टेटरशिप की तरफ ले जाने की निशानी है, हिंदुस्तान को हिटलर शाही की तरफ ले जाने की निशानी है। ये हिटलर शाही यही होती है जहां कोई अपने मन की बात नहीं कह सकता, एक नेता सोचता है, एक अध्यक्ष सोचता है, एक आदमी समझौता करता है और बाकी सबको मजबूर किया जाता है कि तुम उसको मानो और उसका पालन करो। वैसे हिटलर शाही की तरफ यह देश बढ़ रहा है। जैसे जैसे विदेशी पूंजी निवेश बढ़ रहा है, जैसे जैसे विदेशी कंपनियों का प्रवेश बढ़ रहा है, वैसे वैसे हिंदुस्तान अब हिटलर शाही की तरफ बढ़ रहा है। प्रजातांत्रिक देश न रहकर अब ये एक डिक्टेटरशिप वाला देश हो गया है। अब ऐसी परिस्थिति में हमारे सामने चुनौती है और ये हमारे सामने जिम्मेदारी भी है कि हम इस लड़ाई को कैसे लड़ें। तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि इस लड़ाई को लड़ने के दो रास्ते हमारे सामने हैं। एक रास्ता तो ये है कि ये लड़ाई आपके अकेले की लड़ाई नहीं है, ये पूरे भारत की अस्मिता की लड़ाई है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि बीमा के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, बीमा के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में, इस सारे के सारे क्षेत्र में विदेशी पूंजी का आना, हिंदुस्तान की अस्मिता का चला जाना, ये सीधा सीधा उससे जुड़ा हुआ। और आप जानते हैं हमारे देश में एक अमेरिकन राजदूत हुआ करते थे, उनका नाम था फ्रैंक विजनर। आज तो वो चले गए यहां से, अब दूसरे एक अमेरिकन राजदूत हैं, लेकिन फ्रैंक विजनर ने 1994 के साल में एक बड़ी गंभीर बात कही थी, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। और उस एक बात को सुनकर आप कल्पना करिए कि अमेरिका की योजना क्या है। फ्रैंक विजनर ने 1994 के साल में दिल्ली में एक सभा में यह बोला कि अमेरिका की पूंजी निवेश करने वाली जो बीमा की कंपनियां हैं, माने अमेरिका के सर्विस सेक्टर की जो कंपनियां हैं, वो जिस दिन भारत में घुस जाएंगी उस दिन अमेरिकन पूंजीपतियों का सारा प्रभुत्व हिंदुस्तान पर छा जाएगा। और उसने ये बात बहुत स्पष्टता से कही कि अमेरिकन बीमा कंपनियां, वो चाहे LIC में हो, लाइफ इंश्योरेंस में हो या जनरल इंश्योरेंस में हो, अमेरिका की बीमा कंपनियां अमेरिकन पूंजीवाद का और अमेरिकन साम्राज्यवाद का झंडा उठाने वाली कंपनियां हैं। आप जरा गौर करिए फ्रैंक विजनर के शब्दों को। उसने कहा कि अमेरिका की बीमा कंपनियां अमेरिकन साम्राज्यवाद का झंडा लेकर चलने वाली कंपनियां हैं, और जिस देश में अमेरिका की बीमा कंपनियां या सेवा क्षेत्र की कंपनियां जम जाती हैं, उन्हीं देशों में अमेरिकन साम्राज्यवाद का झंडा गड़ जाता। इसका माने क्या हो रहा है, अब अमेरिकन साम्राज्यवाद का झंडा गाड़ने के लिए हिंदुस्तान की जमीन को खोला जा रहा है। इसलिए ये मैंने कहा आपसे कि ये आपकी अकेले की लड़ाई नहीं है, ये संपूर्ण भारत की अस्मिता की लड़ाई है, हमारी आर्थिक आजादी को बचाने की लड़ाई है, हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता को बचाने की लड़ाई है। और अगर ये लड़ाई हिंदुस्तान की अस्मिता की लड़ाई है तो ये आपकी अकेले की नहीं, हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की, प्रजा की जिम्मेदारी है कि वो इस क्षेत्र को बचाने के लिए पूरी ताकत से संघर्ष करें। जिन लोगों ने हमारे LIC या GIC में पूंजी निवेश किया है, आपकी पॉलिसीज खरीदी हैं, जिन लोगों ने 1,25,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है एक तरह से आपके सेक्टर में, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस क्षेत्र को बचाने के लिए संघर्ष करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें रणनीति दो तरह की बनानी होगी। एक तो रणनीति ये बनानी होगी कि व्यापक समाज के हिस्से को कैसे इस आंदोलन में जोड़ा जाए। हम अकेले इस आंदोलन को नहीं लड़ेंगे, अगर आप अकेले लड़ेंगे तो मुश्किल में फंसेंगे। आपको बाकी सब लोगों को साथ लेकर
लेकर ये आंदोलन में चलना होगा। बीमा के क्षेत्र के लोगों को शामिल कराना होगा, बैंकों के क्षेत्र के लोगों को शामिल कराना होगा, शिक्षा क्षेत्र के लोगों को इसमें शामिल करना होगा, व्यापार क्षेत्र के लोगों को इसमें शामिल करना होगा, गरीब किसान को इसमें बुलाना होगा, गरीब मजदूर को इसमें शामिल कराना होगा। हिंदुस्तान के करोड़ों करोड़ों के समाज का प्रतिनिधित्व इस आंदोलन में अगर होगा तो निश्चित रूप से हम ये काम कर सकेंगे। और मैं इस खातरी के साथ, इस विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम इसको जीतेंगे। एक दूसरा काम हम और कर सकते हैं और वो काम हमारे आजादी बचाओ आंदोलन ने अपने हाथ में उठाया। इस पूरी लड़ाई में हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए तैयार हैं। जब राजीव जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राजीव जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। राजीव दीक्षित आगे बढ़ो, राजीव दीक्षित आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राजीव दीक्षित आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राजीव जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक तो हम अपनी तरफ से आपको वायदा करते हैं कि पूरी तरह से कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। तो आप पूछेंगे हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। आप जो आंदोलन कर रहे हैं, और मुझे जानकारी है और बहुत खुशी है कि आप लोगों ने, बीमा क्षेत्र के कर्मचारियों ने एक स्वाक्षरी मुहिम चलाया था, हस्ताक्षर लेने का मुहिम चलाया था। और मुझे बहुत खुशी है कि 1.5 करोड़ से ज्यादा हस्ताक्षर पूरे हिंदुस्तान से इकट्ठे होकर संसद में भेजे गए। इसके लिए मैं आप सबको अभिनंदन देना चाहता हूं। जिस तरह का आपने हस्ताक्षर अभियान शुरू किया, वैसा ही एक हस्ताक्षर अभियान हम आजादी बचाओ आंदोलन की तरफ से चला रहे हैं। आपका जो हस्ताक्षर अभियान था उसमें बीमा के क्षेत्र को बचाने की बात कही गई है। हम लोगों ने भी इसी तरह का हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है और संपूर्ण हिंदुस्तान के सभी क्षेत्रों को बचाने की बात हम उसमें कर रहे हैं। हिंदुस्तान के 35 लाख लोगों से हम स्वाक्षरी अभी तक ले चुके हैं, 65 लाख से हम और लेने वाले हैं। जिस दिन हमको 65 लाख और लोगों की स्वाक्षरी मिलेगी, हस्ताक्षर मिलेंगे, तो 1 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर लेकर हम भी यही करने वाले हैं जो आपने किया। आपके 1.5 करोड़ हस्ताक्षर ने भारत सरकार पर काफी दबाव बनाया है और संसद के ऊपर बहुत दबाव बनाया है। जिस दिन वो हस्ताक्षर सौंपे गए थे, मैं उस दिन दिल्ली में था, ट्रक में भर भर के जब वो हस्ताक्षर संसद के गेट पर ले जाकर रखे गए तो बहुत सारे सांसदों के होश उड़ गए जो विदेशी कंपनियों का समर्थन करते हैं। और उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया कि अब स्वदेशी वालों की बात ताकत ले रही है, उनकी ताकत अब धीरे धीरे बढ़ रही है। तो उस हस्ताक्षर अभियान ने एक जोरदार अभियान चलाया और दबाव बनाया। अब उसी दबाव को और गहरा करने के लिए हम लोगों ने 1 करोड़ का हस्ताक्षर लेकर एक अभियान शुरू किया है और बहुत जल्दी हम सरकार को देंगे। हमारी बात बिल्कुल दो टूक है, सीधी सीधी है कि ये बीमा के क्षेत्र में ही नहीं, पूरे सेवा के क्षेत्र में जो निजीकरण और विदेशीकरण की बात है, वस्तुओं के क्षेत्र में जो विदेशीकरण निजीकरण की बात है, वो सब की सब एक साथ हिंदुस्तान में रद्द की जानी चाहिए। जिन नीतियों को संसद में बनाया है पिछले 7-8 वर्षों में, संसद उन नीतियों को वापस ले। ये हिंदुस्तान के 1 करोड़ लोगों का जनादेश है। हम ये भाषा बोलने वाले हैं। जो लोग अपना हस्ताक्षर दे रहे हैं, स्वाक्षरी दे रहे हैं, वो सरकार को जनादेश दे रहे हैं, क्योंकि हम सरकार के मालिक हैं, सरकार हमारी नौकर है। हमारे दिए गए वोट पर सरकार बनती है, माने हम मालिक हैं, सरकार नौकर है। तो नौकर बिना मालिक की अनुमति के कोई काम नहीं कर सकता। और अगर ऐसा नौकर कोई आ जाए जो मालिक की अनुमति के बिना काम करता है, तो कान पकड़ के ऐसे नौकर को बाहर निकाल दिया जाता है, आप जानते हैं। तो वो 1 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर लेकर हम संसद में जाएंगे, सरकार को समझाएंगे। सरकार ने हमारी बात समझी तो बहुत अच्छा, नहीं समझी तो वो 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर लेकर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और ऐसे जितने भी विधेयक पारित होंगे उनके खिलाफ स्टे लेकर आएंगे। आप जानते हैं कि भारत सरकार कोई संविधान विरोधी समझौता नहीं कर सकती, भारत सरकार संविधान विरोधी कानून भी नहीं बना सकती। दुर्भाग्य से सेवा के क्षेत्र में जो विदेशी कंपनियों को बुलाने के कानून है, ये सब संविधान विरोधी हैं और हमारे राष्ट्र विरोधी हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में ये सिद्ध करेंगे और सुप्रीम कोर्ट की मदद से कहेंगे कि सरकारों को आदेश दिया जाए कि वो इन कानूनों को रद्द करने के लिए कोई भूमिका अपनाए। अगर सुप्रीम कोर्ट को हमारी बात समझ में आती है, बहुत अच्छा, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट को भी हमारी बात समझ में नहीं आती तो एक आखिरी हथियार हमारे पास बचेगा और वो होगा संपूर्ण बगावत का और पूरी की पूरी क्रांति का। तब शायद इस
इस देश में व्यवस्था परिवर्तन की बात करनी पड़ेगी। और उसके लिए रास्ते क्या होंगे? एक तरफ तो हिंदुस्तान के लोगों में जनमत बनाना होगा, गांव-गांव जाना होगा, लोगों को समझाना होगा कि ये बीमा के क्षेत्र में विदेशियों के आने से क्या नुकसान होगा, बैंकों में विदेशियों के आने से क्या नुकसान होगा, पूंजी के क्षेत्र में विदेशियों के आने से क्या नुकसान होगा। करोड़ों लोगों को ये बात जब समझ में आएगी तो वो आपके साथ इस लड़ाई में जुड़ते जाएंगे। और वो काम पिछले 8 वर्षों से हम बहुत खूबसूरती के साथ कर रहे हैं। आजादी बचाओ आंदोलन और हमारे साथ ऐसे 70 संगठन है देश में, वो गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों को इस बात के लिए तैयार कर रहे हैं। और जिस दिन करोड़ों की संख्या में लोगों को यह बात समझ में आएगी तो कोई समझौता दुनिया का टिकेगा नहीं, कोई WTO हिंदुस्तान में रहेगा नहीं, कोई IMF और वर्ल्ड बैंक की नीतियां इस देश में चलेंगी नहीं। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि दुनिया का कोई भी समझौता हो हमेशा इरिवर्सिबल नहीं होता। कोई भी समझौता हो वो रिवर्सिबल होता है। कई बार समझौते होते हैं दुनिया में और वो रद्द किए जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि 94 के साल में जो गेट करार का समझौता हो गया है वो इतना ताकतवर है कि रद्द ही ना हो सके। मैं आपको अभी बोलकर जा रहा हूं कि बहुत ज्यादा दिन नहीं, अगले 2-3 साल के अंदर ये WTO ही खलास होने जा रहा है और ये WTO के सारे समझौते रद्द होने जा रहे हैं। क्योंकि दुनिया भर के देशों में यह हंगामा शुरू हो गया है। सिएटल की मीटिंग कल से शुरू हो रही है और उस सिएटल की मीटिंग में दुनिया भर के 50,000 से ज्यादा लोग पहुंचे हैं WTO का विरोध करने के लिए, विदेशी कंपनियों का विरोध करने के लिए। एक बाजू में सरकारी प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं, दूसरे बाजू में हजारों लोग दुनिया भर के पहुंच रहे हैं। उसमें आजादी बचाओ आंदोलन के प्रतिनिधि भी जा रहे हैं कल सिएटल, या आज रात को रवाना हो रहे हैं वो दिल्ली से। तो ये दुनिया भर के लोगों में अब ये चर्चा शुरू हो गई है। मजदूर, किसान, गरीब आदमी जो भुखमरी का शिकार है, जिसको 2 जून खाने को रोटी नहीं मिलती है, साधारण किस्म का व्यक्ति है, वो जान गया है कि इन विदेशी कंपनियों से उनका कोई भला नहीं हो सकता। अगर उसका भला होगा तो अपने देश के लोगों के द्वारा होगा, अपनी पूंजी के द्वारा होगा, अपनी अभिक्रम के द्वारा होगा, अपनी संस्कृति और सभ्यता के द्वारा होगा। तो एक बाजू में सरकारी लड़ाई लड़नी है सरकार के स्तर पर, दूसरे बाजू में जनता को मोबिलाइज करना है और तीसरे बाजू में दुनिया भर के लोगों को मोबिलाइज करना है जो WTO के खिलाफ है, जो वर्ल्ड बैंक के खिलाफ है, जो IMF के खिलाफ है। 3 स्तर की लड़ाई ये लड़नी है और इस लड़ाई में हम सब एक साथ मिलकर अगर लगेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर, तो जरूर ये लड़ाई में हम जीतेंगे और कामयाब होंगे। मैं आपसे एक आखिरी निवेदन करना चाहता हूं कि जब कोई लड़ाई लड़ते हैं तो संकल्प करते हैं। बिना संकल्प के दुनिया में कोई लड़ाई जीती नहीं जाती। अधूरे संकल्पों से लड़ी गई कोई भी लड़ाई दुनिया में कभी सफल नहीं हुई है। लेकिन छोटे छोटे संकल्पों से जब लोगों ने काम शुरू किए हैं तो बड़े बड़े काम उसमें हो गए हैं। हिंदुस्तान में दुनिया भर के इतिहास का अगर आप अध्ययन करें और आप पाएंगे कि जिन जिन देशों में क्रांतियां हुई हैं वो संकल्प लेने वाले लोगों के कमिटमेंट के कारण हुई हैं। अगर हम भी ऐसा कोई संकल्प करेंगे अपने राष्ट्र के लिए, अपने सभ्यता के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, तो जरूर हम उस संकल्प को धारण करके उस लड़ाई को जीत सकते हैं। तो मैं आपसे एक निवेदन करने आया कि ये लड़ाई अमेरिकन पूंजीवाद के खिलाफ है, ये लड़ाई अमेरिकन साम्राज्यवाद के खिलाफ है, ये लड़ाई यूरोपियन पूंजीवाद और यूरोपियन साम्राज्यवाद के खिलाफ है, ये लड़ाई विदेशी कंपनियों के साम्राज्यवाद के खिलाफ है। तो इस लड़ाई में अगर हम सब लोग ईमानदारी से शामिल होते हैं तो मेरा निवेदन है कि आप लोग कोई भी अपने व्यक्तिगत जीवन में ऐसा काम न करें जिससे अमेरिकन पूंजीवाद मजबूत हो, अमेरिकन साम्राज्यवाद मजबूत हो, यूरोपियन पूंजीवाद मजबूत हो, यूरोपियन साम्राज्यवाद मजबूत हो। तो आप पूछेंगे राजीव भाई उसके लिए क्या करें? जो अमेरिकन कंपनियां भारत में घुसना चाहती हैं या घुस चुकी हैं और हिंदुस्तान की लूट कर रही हैं, उन सब अमेरिकन और यूरोपियन कंपनियों का पूरी ताकत से बहिष्कार करना होगा। हमें गांव-गांव के लोगों को उसके बहिष्कार के लिए तैयार कराना होगा। तो आप पूछेंगे वो क्या करें? मेरा आपसे निवेदन है कि ये लड़ाई आज से अगर शुरू मानते हैं आप, तो आज से अमेरिकन कंपनियों का सामान खरीदना बंद करिए, यूरोपियन कंपनियों का सामान खरीदना बंद करिए और आप ऐसा संकल्प करिए कि अपने जीवन में कभी भी पेप्सी कोला पिएंगे नहीं, कोका कोला पिएंगे नहीं,
थम्स अप पिएंगे नहीं, लिम्का, सिट्रा, मिरिंडा, मैंगो फ्रूटी पिएंगे नहीं, कॉलगेट जैसी कंपनियों का सामान इस्तेमाल करेंगे नहीं, हिंदुस्तान लीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल जैसी कंपनियों का सामान खरीदेंगे नहीं। इन सारी विदेशी कंपनियों का अगर हम बहिष्कार करेंगे तो सारे देश में बहिष्कार का एक आंदोलन बनेगा। और जानते हैं वो किस दिन आपके काम आएगा? अगर आज आपने विदेशी और अमेरिकन वस्तुओं का बहिष्कार कराया और हिंदुस्तान की जनता इस बहिष्कार के आंदोलन में शामिल हुई, तो कल जब अमेरिकन बीमा कंपनियां भारत में आएंगी तो उन अमेरिकन बीमा कंपनियों का बहिष्कार कराने के लिए हमें पूरी ताकत के साथ जनता के पास जाने का अधिकार होगा। एक साथ ये बहिष्कार का आंदोलन पूरे देश में चलेगा तो जरूर हम इसमें सफल होंगे। ये लड़ाई का आखिरी हिस्सा होगा। मैं आपसे यही निवेदन करने आया था और निवेदन के साथ साथ एक विनम्रता के साथ अनुमान आग्रह करने आया कि आपने ये लड़ाई अगर शुरू की है तो इसको जारी रखिए, किसी भी कदम पर इस लड़ाई को कमजोर मत होने दीजिए। जितना बन सके आप अपनी ताकत और क्षमता से इसको लड़िए। दूसरे लोगों की ताकत और क्षमता आपके साथ इस लड़ाई में शामिल हो, उसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। और हमारे आंदोलन की तरफ से आप या आपके आंदोलन की तरफ से हम सब एक ही परिवार के लोग हैं, हम सब एक ही समाज के लोग हैं, एक ही तरह से इस राष्ट्र को बचाने की कोशिश में लगे हुए लोग हैं। तो हम सब एक परिवार के लोग मिलकर एक साथ आगे बढ़ेंगे तो जरूर कदम हमारे सफलता की तरफ बढ़ेंगे। हम लड़ेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे। इस संकल्प के साथ आपका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। हम सब हम सब हम सब हम सब